अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। अगर आज के दिन की बात करें तो आज है जुम्मा, और जुम्मे की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दिनों का सरदार है। जुम्मे के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाएंगे। रोज़े जुम्मा में एक ऐसा वक्त है जिसमें कभी भी दुआ रद्द नहीं की जाती, और जुम्मे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुम्मे के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान अज़ाब नार से निजात पाते हैं, जिस पर जहन्नुम वाजिब कर दी जाती है। जुम्मे के दिन हर घड़ी की बड़ी कीमत है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए और दिनों की तरह गफलत में हरगिज़ नहीं गुजारने चाहिए, बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत इलाही से माला माल होते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताइए ताकि वो भी जुम्मे के दिन इससे फैज़याब हों। अल्लाह पाक हमें जुम्मे के दिन की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जुम्मे की जैसे हम बात करते हैं, जुम्मे की फ़जीलत की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जुम्मे के दिन की बहुत फ़जीलत है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बाकी बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारी मसरूफ़ियात होती हैं, लेकिन जुम्मा चूँकि बाकी दिनों का सरदार भी है और जुम्मे की फ़जीलत भी बहुत है। आपको एक ऐसा दिन मिलता है जिसमें आप अल्लाह के और करीब हो सकते हैं। एक ऐसा दिन जहाँ पर आप अपने तमाम तर गुनाहों की मग़फ़िरत पा सकते हैं, या साथ ही साथ आपकी वो जो एक हम हमेशा सोचते हैं कि अल्लाह का अज़ाब है या अज़ाब आएगा या इतने गुनाह हमने कर लिए हैं हमें उसकी सज़ा मिलेगी। तो आपके पास एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप अपने तमाम तर गुनाहों की सच्चे दिल से अगर तौबा करें तो अल्लाह पाक आपको जो है वो उन गुनाहों से बख्श देता है और माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह पाक बड़ा रहीम व करीम भी है। आज के इस खूबसूरत दिन का और इतने मुबारक दिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और साथ ही साथ बढ़ेंगे अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हुकूमत सिंध का सरकारी इदारों की रिहायशी कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगाने का फ़ैसला। सूबाई वज़ीर तवानाई तरक्यात व मनसूबाबंदी सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत कैबिनेट की सब कमेटी बराए फ़ाइनेंस का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के माली मामलात समेत के इलेक्ट्रिक के वाजिबात के हवाले से भी गौर किया गया। अब इस पर भी हम बात करेंगे कि अगर ये जितनी भी रिहायशी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर बिजली के मीटर्स नहीं लगे हुए, अगर वहाँ पर बिजली के मीटर्स लगाए जाएंगे तो किस तरीके से बिजली की चोरी रोकी जा सकेगी और किस तरीके से शहरी कायद को इससे फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन का पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाई। महकमा सिक्योरिटी ने हब केनाल के अतराफ में गढ़ों और पानी चोरों के लिए बनाए गए तालाबों को मस्मार कर लिया है। पानी चोरी के लिए लगाए गए गैर कानूनी कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें गैर कानूनी कनेक्शंस की, तो हमने देखा है कि कराची में इसकी भरमार है और अनफॉर्चुनेटली इनकी आप कह लें कि निशानदही भी हो चुकी है, लेकिन उस तरीके से जो है इस पर इनको रोका नहीं जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है KMC पर। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो कराची समेत सूबे भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत का कराची में गुर्दों के अमराज हेपेटाइटिस A, खसरा और मम्पस की वैक्सीनेशन नापैद हो गई है। अब अगर हम देखें तो हर वक्त वैक्सीनेशन ना होने से तशद्दुद 30 से 40% केसेस में मौत का सबब भी बनता है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो हम देख रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले भी हमने सुना था कि जो जान बचाने वाली ख़ास तौर पर अद्वियात हैं उनकी शदीद किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनको शदीद मुश्किलात हुई थी। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये अद्वियात की किल्लत होती क्यों है और अद्वियात की किल्लत करके या इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आखिर किसका फ़ायदा होता है। बात करें अगर आज के दिन की, तो आज सानह कारसाज को 17 बरस बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को आज 17 बरस हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि इस अलमनाक दिन 180 बहादुर जालों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि 8 अक्टूबर के शवाहिद मिटा दिए गए। यही काम 27 दिसंबर के वाक़े पर भी हुआ। 27 दिसंबर के सानहे में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि 18 अक्टूबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुल्क वापस आने पर पूरे पाकिस्तान के शहरियों में खुशी की सी कैफियत थी,
लेकिन 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक हौलनाक दहशतगर्दी की याद दिलाता है। आगे बढ़ें तो बात करें, अगर हम कराची यूनिवर्सिटी देखा कि कराची यूनिवर्सिटी में एहतजाज जारी है और तुलबा के एहतजाज के बाद लेट फ़ीसों में कमी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। जामे कराची में लेट फ़ीस के मामले पर 2 रोज़ से जारी एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी को तुलबा की दरख्वास्तों की बुनियाद पर लेट फ़ीस में 40% तक रियायत की सिफारिश करने का इख्तियार होगा। जामे कराची के रजिस्ट्रार की जानिब से कमेटी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और दूसरी जानिब ये भी इंकशाफ हुआ है कि जामे कराची के 4 साला ग्रेजुएशन प्रोग्राम में इनरोल्ड तुलबा में से 35% से ज़ायद तुलबा पर 1 से 9 सेमेस्टर तक की फ़ीस वाजिबुल अदा है। ये वाजिबुल अदा फ़ीस लेट चार्जेस मिलकर 1678 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें से 1376 मिलियन असल फ़ीस है और 303 मिलियन रुपए लेट चार्जेस की मद में लिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आगे बढ़ें और बात करें सिंध फूड अथॉरिटी की, तो सिंध फूड अथॉरिटी की जेकब लाइंस कराची में गैर मयारी तेल के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली, जिसमें कुकिंग ऑयल डिपो से 700 लीटर मुज़र सेहत खुला तेल बरामद किया गया। फैक्ट्री की पैदावार मुअत्तल करके 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है और सिंध फूड अथॉरिटी टीम ने खुला तेल जब्त करके तल्फ कर दिया है। अक्सर हमने देखा है कि सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी भी हैं कि वो तमाम तर अशिया जो कि मुझे सेहत होती हैं उनको उस तरीके से तल्फ नहीं आता है और ये वो चीज़ें हैं जिनका सामना हम लोग कर रहे होते हैं, जिनको हम खुद अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई होती है तो हम उनके साथ ही मौजूद होते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। और MQM पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली का सिंध में तालीम के शोबे में अनोखा इक़दाम। अपोजिशन ने सिंध के तबाह हाल स्कूलों की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली। हर रुकन असम्बली ने अपने हल्के के 3 स्कूल को गोद ले लिया। महकमा तालीम सिंध ने अरकान सिंध असम्बली के स्कूल गोद लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप ये कह सकते हैं कि तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा कि अगर इस तरह हर रुकन कौमी असम्बली या सिंध असम्बली जो है वो 3-3 अपने इलाके के स्कूल जो है उनको बनाते हैं दोबारा से, या वहाँ पर वो मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पर तालीम का निज़ाम बिल्कुल उसी तरीके से चले जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में चलता है, तो ये एक अच्छा इक़दाम होगा और इससे हम ये कह सकते हैं कि तालीम के निज़ाम में थोड़ी सी बेहतरी भी आएगी और सरकारी स्कूल जिस हद तक तबाहाली का शिकार हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इन तमाम तर खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयाज राना साहब और साथ ही साथ अशरफ खान साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ठीक है जी, आप बताइए अशरफ भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज फ्राइडे है और देखें तो हमारे स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग लास्ट डे है, तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा हेक्टिक डे रहेगा, मतलब ये क्लोजिंग डे है आज। अच्छा, अगर सबसे पहले हम बात करें तो हुकूमत सिंध का सरकारी इदारों की रिहायशी कॉलोनियों के मीटर लगाने का फैसला कर लिया उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या देखें, बात ये है कि देर आया दुरुस्त आया। फिर हम यही बात करते हैं कि ये शाह खर्चियाँ कर रही होती हैं उस हुकूमत अपने उन इलाकों में। देखिए मीटर तो होंगे ना, रिहायशी इलाका अगर सरकारी क्वार्टर्स दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बिजली भी फ्री देंगे। अब वो वक्त नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। वही बात है जो हम कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई, वो वाला हिसाब अब हो चुका है। अगर किसी को फ्री बिजली मिल रही है तो उसका खमियाजा जो है पूरी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा यास भाई, ये भी होता है कि अक्सर ऐसी कॉलोनीज़ कराची शहर में मौजूद है जहाँ पर मीटर्स नहीं लगे हुए, लेकिन वहाँ पर उन रिहायशियों का कहना है कि वहाँ पर के इलेक्ट्रिक के ही कुछ एहलकार कह लें या मुलाजिमीन कह लें, वो आते हैं और वो एक पर्चा लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि आपके इतने मीटर्स, इतने यूनिट्स चलें, आप ऐसा करें। उनकी लगी बंदी होती है कि आप 2,000 रुपये दे दें, 5,000 रुपये दे दें, जहाँ पर बिजली के मीटर्स मौजूद नहीं थे। ऐसा होता है जैसे नई सोसाइटी आई है तो वो फौरी तौर पे मीटर्स नहीं लगते, तो लेकिन उनको बिजली तो फराहम करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी होती है। वो खुद अपने तौर पे कुंडा सिस्टम उनको देते हैं, लेकिन उनके पास अब देखें के इलेक्ट्रिक ने, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम किया, चाहे उसके ऊपर वायरिंग हो, चाहे PMTs के ऊपर जो उन्होंने अपने मीटर्स लगाए, ताकि उनके पास हर तरह की, उनके पास लीकेज की हर जगह से वो पकड़ सकते हैं। आवाम अब ये भूल जाए कि मैं कुंडा डाल दूंगा तो उनको पता नहीं चलेगा। उनके पास एक एक यूनिट का हिसाब है। वो अगर यूनिट 1-2 भी आगे पीछे होते हैं तो उसका खुमियाजा आप और मैं भुगतते हैं, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस में लगा के भेज देते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट यही आती है आपके हर 2 माह बाद, 3 माह बाद। वो जब पिछला ऑडिट आके पूरी
रिकवरी उनके सामने आती है, उसके ऊपर वो एडजस्टमेंट लगाते हैं। अब यही चीज़ है कि अगर उस इलाके के अंदर जब वो दे रहे हैं तो यकीनन वो उसका एक एवरेज निकाल के वो ये बात वाजे हो जाती है कि कितने बड़े इलाके को दी है। अगर पॉश एरिया तो यकीनन उन घर के अंदर एसीज होंगे, डिफ्रीजर्स होंगे, इस्त्री भी चलेगी, पंखे भी चलेंगे, वो कमरों के हिसाब से इस तरह। अब ये आप भूल जाएंगे वो अपने तौर पे लोग उनको बोल देते हैं कि भाई उनका स्टाफ तो चेक करें, उनके आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें, आप उनकी प्रॉपर्टी पे जो लोग बैठे हुए हैं, जितने उनके जो सेंटर्स हैं, वो ऐसे ही थोड़ी कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और जा रहे हैं शहर के अंदर। आपकी एलानिया लोड शेडिंग अभी तक कोई नहीं है। आपके यहाँ कोई भी एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया कोई लोड शेडिंग नहीं है। उसके अंदर वजह ये वहाँ पे यकीनन जहाँ पे इनकी रिकवरी नहीं है वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। इसके अगर इलेक्ट्रिक की और ज़्यादा आपको अगर बात करनी है तो अशरफ भाई जो PhD की इलेक्ट्रिक के अंदर। अशरफ भाई बिल्कुल MPhil किया हुआ है। अशरफ भाई मुझे एक और सवाल भी बताइएगा, जिस तरीके से कि इलेक्ट्रिक हमेशा बात कहता है कि जो सबसे ज़्यादा उनको मसला होता है वो यही होता है कि जो बिजली चोरी की जाती है, कुंडा लगाया जाता है। अब अगर कराची शहर की हम बात करें, जिस कदर आप कह लें गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद हैं, गैर कानूनी रिहायशी इलाके, पूरी स्कीम्स आबाद हैं, अब वहाँ पर तो बिजली जो है ये लोग इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी तो गैर कानूनी होगी ना। नहीं शाइस्ता, एक चीज़ समझनी होगी, कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, 7 अजला हैं और आबादी जो मर्दमशुमारी जो मैंने देखी थी तो मैं भी हैरान था कि उन्होंने कहा 2 करोड़ पे पहुंच गई है। 2 करोड़ की आबादी का ये शहर है, मतलब डॉक्यूमेंटेड जो आपकी मर्दमशुमारी। लेकिन कराची का स्टेट देखें तो 50% आपकी पक्की आबादी है जो रजिस्टर्ड है, घरों का पता है। बाकी 50% वो आबादी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे गोटों के नाम से। गोट में जाएंगे, किसी भी गोट में जो घर बने हुए कच्ची आबादी के, कोई पक्के मकान नहीं होते तो उसका एड्रेस नहीं होता है, गोट के नाम से होता है। अब वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि कोई भी कंज्यूमर होगा उसको गैस और बिजली की सप्लाई दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, उसकी वजह से इन कच्चे जो आबादी है वहाँ पे भी इनको कनेक्शन देने पड़े। अब कंसर्न ये है कि उसके ना डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप कोई अप्लाई करते हैं, जैसे हम बात करें, हम हमारे दफ्तर का हमने अप्लाई किया तो हमें पूरे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ी, हमें अप्रूवल लेने पड़े 5-6 जगहों से, उसके बाद जाके हमारा PMT लगा। एक एग्जाम्पल दें, उसी तरीके से कहीं पर भी अगर लग रहा है कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए अब नेपरा के कानून है कि वो आप अपना ग्रिड या आपका PMT वो आप खुद खरीदेंगे, यानी कि अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आप सब खरीदेंगे। अब यहाँ प्रोसेस समझना होगा, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। बिजली की कीमत 3 साल पहले टैक्सेस के साथ 25 रुपए की थी, अभी 60 रुपए की है। तो मतलब 25-50 होती है तो नियर अबाउट जो 1.5 गुना महंगी हो गई है। तो उसकी वजह से अब जो बिजली चोरी होगी तो उस पर बहुत सख्त इकदाम होने। वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में कहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त तरीन काम किया जाए, एक्शन किया जाए। तो आपको पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है। हम अगर कराची की बात करें तो कराची में ऐसी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर हम कराची से बाहर जाते हैं, हैदराबाद क्रॉस करेंगे तो इंटीरियर सिंध जाते हैं आप, अंदरूनी सिंध में क्योंकि गांव देहात हैं वहाँ पे तो बिल ही नहीं देते हैं, तो वहाँ 14 घंटे की लोड शेडिंग है। मगर कराची का स्टेट हमें समझना होगा कि अगर ये आप करने जा रहे हैं तो मसला ये है कि जहाँ पे लोग आए हुए हैं आबादी करने तो उनको बिजली तो चाहिए। अब वहाँ जो हो रही तो इन्होंने बंडल केबल, रबड़ वाले जो होते हैं वो बंडल केबल लगाए ताकि बिजली चोरी नहीं हो। अब यहाँ पे ये कि के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो 17,000 मुलाजमीन है और थर्ड पार्टी को दिया हुआ है। अब हमने कई खबरें भी चलाई कि उनके जो थर्ड पार्टी लोग होते हैं तो वो भी चोरी में मुलव्वस होते हैं। ठीक है जी, अगर के इलेक्ट्रिक की हम बात करें और बिजली के निज़ाम की बात करें तो कराची शहर में ज़रा टेक्निकल सा मामला, ज़रा डिटेल में हमने जानना है अशरफ भाई से, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, बिजली चोरी के हवाले से कराची शहर में जिस कदर बिजली चोरी की जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इलाकों में आप चले जाएं वहाँ पर ना बिजली के मीटर्स होते हैं। गैस की अगर हम बात करें तो गैस की भी चोरी की जाती है। लेकिन हम जब अभी बात करें बिजली के हवाले से, अशरफ भाई हमें बता रहे थे। अशरफ भाई आप बताएँ मज़ीद क्या मामला है? जी, कंसर्न ये है कि देखा जाए जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है और जो बिजली की चोरी के साथ साथ जो लोड शेडिंग है वो 8 से 10 घंटे हो रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट देख रहे हैं कि लोग इसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है वो एलानिया लोड शेडिंग 6 से 10 घंटे की जा रही है। अब यहाँ पे देखें शहर का तकरीबन जो है 30% इलाका वो है जहाँ बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। साथ ही तकनीकी खराबी के नाम पे करा के 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अब कंसर्न ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। हमें काउंसलिंग पे जाना होगा। देखें बिजली महंगी हो गई है और उसके साथ अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अयाज एक सोसाइटी में रहते हैं, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे यहाँ नो लोड शेडिंग है। अयाज जहाँ रहते हैं वहाँ 6 घंटे की हो रही है लोड शेडिंग। वजह कि अयाज स्टार कस्टमर है। अब वहाँ
100 अपार्टमेंट है, वो 100 में से 80 लोग जो है बिजली का बिल टाइमली दे रहे हैं, बिजली चोरी नहीं कर रहे, लेकिन 20 लोग जो चोरी कर रहे हैं तो पूरे 80 लोग उसमें आ जाते हैं। अब मसला ये है इसको ठीक कैसे किया जाए। इसकी दो सूरतें हैं जो हमने देखी हैं, जो हमने रिपोर्ट भी की है कि या तो आप काउंसलिंग करें, लोगों को बताएं, क्योंकि वो जो 20 लोग हैं उनकी वजह से 80 लोग उसको भुगत रहे होते हैं। अब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ये कैसे ठीक होगा। ये सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे मुल्क की बात है। अगर मुल्क पे जाएं तो जो बिजली फराहम करने वाले इदारे हैं, कंसर्न उनका यही है। सबसे पहली बात, बिजली इतनी महंगी हो गई, यकीनी तौर पे चोरी होगी, नहीं रोक सकते आप, क्योंकि उसकी जेब इजाज़त नहीं देती है कि इतना महंगी जो है बिजली का बिल दे, तो मजबूर होकर वो यकीनी तौर पर वो चोरी करे। कोई चोरी शौक से तो नहीं करता ना। अब उसके घर जिसके बिजली का बिल आता था 3000 रुपये, वो 9000 आएगा, वो क्या करेगा? यकीनी तौर पर उसको बिजली चोरी करेगा। अभी कंसर्न है हमारे इदारे में एक हैं कैमरामैन, उन्होंने ला के दिया मुझे बिल, तो उन्होंने कहा कि भाई आए, तो वो किराए पे थे ना। अब वो आए 6 महीने हुए हैं उनको, 6 महीने पहले कोई और रहता था। अब जब ये आए तो इनकी फैमिली बड़ी थी, अब इनका कंजम्पशन ज़्यादा था। वो आए के इलेक्ट्रिक वाले, देखा कि भाई आपका मीटर तो चल ही नहीं रहा है। वो मीटर लेके गए एग्जामिन के लिए, तो आ गया थेफ्ट। फिर मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई थेफ्ट है। 6 महीने का जो एवरेज मैक्सिमम बिल आया था वो उन्होंने लगा के दे दिया, 80,000 रुपये का बिल। अब ये बहुत बड़ा मसला है कि ये अगर के इलेक्ट्रिक इस तरीके से कर रहा है तो वो पहले बताया ना, अगर आपने थर्ड पार्टी भी लोग रखे हुए हैं और वो जाके मीटर का, तो कौन कराता है मीटर में? देखिए मैं तो बिजली से बहुत डरता हूँ भाई, हर कोई डरता है। मैं मीटर में जाऊँ, उनको सब पता है जाके कौन करता है। के इलेक्ट्रिक जो भी मतलब एम्प्लॉय हैं या थर्ड पार्टी हैं, उनको सब पता है। गाड़ियाँ जो जिस पे वो मूव करते हैं वो भी थर्ड पार्टी है, तो वो जाके जब करते हैं तो उसकी नीचे लोअर तबका, हमने 1-2 खबरें भी दी। मेरे घर के पास ही वो कुंडे लग रहे थे, तो के इलेक्ट्रिक की गाड़ी वो मैंने चलाई थी। मेरे साथी मतलब मोहल्लेदार हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी, मैंने चलाई। तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे, मैंने कहा वो सामने वायर लेके पूरा बंडल ला के वो मेन खंबे में लगा रहा था। अब ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो पोश इलाके के अलावा भी जहाँ हम जाएँ, जौहर में आपने सोसाइटी देखी होगी, आसपास झुग्गियाँ लगी हुई हैं। आप मेमार की तरफ जाएँ तो एक सैलाब जब आया था, सैलाब आए हुए कितना पता नहीं अरसा गुजर गया। कब आया था ये ठीक वाला नहीं, पुराना वाला। अब आप जाएं मेमार से लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ने से पहले जब हाईवे पे होते हैं M9 पे, तो राइट साइड पे देखेंगे वो झुग्गियां आपको नजर आएंगी। कहाँ? ब्रिज से लेके आप मेमार के कट तक। तो आप ये देखें शहर को ठीक कैसे करना है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और इस तरीके से गैर कानूनी, वो क्या करें? झुग्गी में आप जाके देखें, वहाँ पे जो हमारे यहाँ मेड काम करती हैं, जो गाँव देहात से आई हुई हैं, तो वहाँ पे उनके यहाँ सब कुछ होता है, फैन भी होता है, रहती कहाँ है झुग्गियों में, बिजली कहाँ से आ रही, गैस आ रही, सब कनेक्शन। टीवी, स्मार्ट टीवीज पड़े हुए हैं। गुलशन इकबाल में बताऊं, अजीज भट्टी पार्क है, कपड़े धोने की मशीनें तक लगी हुई। अजीज भट्टी पार्क है, उसके बैक साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो वो वाटर टनल जा रहा है वाटर बोर्ड का, उसमें 84 इंच की पाइपलाइन जा रही है, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। वहाँ पे भी आप जाके देखें तो भाई वो कुंडों की भरमार है। हमने कई बार बताया कि इलेक्ट्रिक काम भी करती है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि वो एक कब्जा माफिया है। ज़मीन पे वाटर बोर्ड की ज़मीन है, वो कब्जा बैठा हुआ है, कोई नहीं हिला सकता। और बड़ा टेक्निकल काम आजकल लोग कहते हैं ना कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपको जुगाड़ सारे आते होंगे। एक दफ़ा मैं मतलब जैसे अशरफ भाई भी बता रहे हैं, एक दफ़ा एक घर में बिजली चोरी हो रही है, आपने आके बिजली काट दी कि इलेक्ट्रिक ने, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। अब उन्होंने कोई कनेक्शन ही अपने घर के अंदर से लगा लिए, ज़मीनों के नीचे, दीवारों के अंदर से, कि इलेक्ट्रिक वाले आए तो वो बेचारों के पास तो वारंट तो है नहीं कि घर के अंदर जाके तलाशी लें और देखें। लेकिन इस तरह के मामला हैं और इसका खमियाजा भुगतना भी पड़ता है। जहाँ पर एक तरफ हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो गरीब तबका है हमारा, या जो जिस तरीके से अशरफ भाई कह रहे थे सैलाबजदगान या इस तरह के बहुत सारे लोग जो कि कराची से बाहर के हैं और वो कराची में आके रह रहे हैं, एक तो वो मसला है। दूसरा ये कि हमने उन लोगों को भी देखा है जो कि आप कह लें कि बहुत इलीट क्लास भी है हमारी, वो भी हमें नज़र आती है बिजली चोरी करते हुए, क्योंकि वो कहते हैं बहुत बिजली का बिल आ रहा है। खातून ज़रा मॉडर्न ले आए हैं, बीवी ज़रा मॉडर्न ले आए हैं, तो वो कहती हैं कि भाई AC तो चलना चाहिए, लाइटें तो पूरी होनी चाहिए, पिक्चर सही नहीं आती। तो उस वजह से भी हमने देखा है कि इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं कि बड़े ये जो है ना, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं है। आपके मिडिल क्लास की बात कर लें, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, हर जगह आपको बिजली की चोरी नज़र आती है। बिजली की चोरी से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और हम चलें पानी की चोरी पर, गैर कानूनी कनेक्शंस जो लगाए गए हैं, एक दफ़ा फिर से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि आप जो हैं अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्रैकडाउन होगा और जो बिजली जितने भी गैर कानूनी कनेक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। अब ये मुझे बताएं, क्योंकि मैं अगर पिछले 1 साल की बात करूँ तो मेरे ख्याल से तीसरी दफ़ा मेयर कराची ने ऐसा कुछ कहा है। तीसरी दफ़ा नहीं, वो बेचारे रोज़ ही ये कोशिश करते होंगे। वाटर बोर्ड का तो
रोज़ाना का यही काम है, वो ये लोग कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि ये सस्टेन क्यों नहीं कर पाते इनके ऑपरेशन। आप यहाँ करके ख़त्म करके जाते हैं, विद इन 5 मिनट्स वो आप गए, दूसरा वहीं से दोबारा कनेक्शन लग जाता है। उनको पॉइंट्स पता है, उनको चीज़ें पता है। बात ये है इसके लिए या तो मुकम्मल, अब देखें पीपल्स पार्टी के पास खासकर माजरत, अब 15-16 साल उन्होंने वैसे गुजार लिए। अब किस चीज़ ने उनके हाथ बांधे हुए हैं? मेयर उनका, सिंध गवर्नमेंट उनकी, 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तियारी पूरी उनके पास, फंड सारे उनके पास आ रहे हैं, NFC अवार्ड के लिए वो चीखते रहते हैं, सारे पैसे उनके पास। अब उनके हाथ किसने बांधे हैं? हाथ यूँ बंधे हैं कि वो जितने, जो अभी हम बात कर रहे थे बाहर के इलाके, वो सारा उनका वोटर है या वो उनको अपना वोट बैंक समझते हैं। कार्रवाइयाँ अगर सीरियस हों, आपके पास विल हो, आप इस शहर से मोहब्बत करने वाले हों, तो ये हफ्ते भर का काम है सारी चीज़ों को, इस शहर को सीधा करना। पीपल्स पार्टी के लिए, मैं किसी और जमात की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी अगर इस शहर को सीधा करना चाहती है, ऊपर से लेके नीचे लोअर गवर्नमेंट तक, अब आपकी जमात के पास पूरा होल्ड है। आप करने वाले हों, आप अगर सिर्फ ये आवाज़ लगाए ना कि हमें इस शहर को सही करना है और तमाम इन शहरियों के लिए सही करना है, तो दूसरी जमातें ये नहीं बोलेंगे नहीं जी हम आपका साथ नहीं देंगे या हम आपके साथ नहीं हैं, सब साथ देंगे। लेकिन आप अपनी विल तो दिखाएं। आप ये सिर्फ नुमाइशी काम कर दें कि मैंने एक प्रेस रिलीज निकाल दी, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तीसरी दफ़ा आप कह रही हैं। इससे पहले वाले मेयर भी सारे कर चुके, 77 साल हो गए कराची का पानी चोरी हो रहा है और वही चोरी होकर हमें बेचा जा रहा है। चाहे कोई भी इलाका, पौश से पौश इलाका या गरीब से गरीब इलाका, कराची की शहर का अंदर पानी का एक बड़ा मसला है। नॉर्थ के इलाका यानी नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाकों में ज़मीन का पानी तक बोरिंग के बाद अब वो लेवल नीचे चला गया है। ऐसा ही है। और क्योंकि शहर में वैसे बारिशें इस साल भी नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड थी हमें। अगर वो इस साल मानसून अपना पूरा पानी के जोर के साथ होता तो ज़मीन का लेवल बढ़ जाता। ये एक सीरियस मामला है। दुनिया में इस वक्त पानी का मसला सबसे अहम मसला बनता जा रहा है और कराची क्योंकि अब आ गया है उस जोन के अंदर जहाँ हम मौसमियाती तब्दीली का शिकार हैं। इस वक्त भी शदीद गर्मी से गुजर रहे हैं, जबकि दुनिया में अब सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है और यहाँ रातें भी ऐसी हैं कि आप 1 मिनट भी नहीं, आपको सांस नहीं लिया जा रहा है, जैसा लग रहा है कि रात में भी लू चल रही है, इतना गर्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अब कुछ बहुत सीरियस हो के सिंध हुकूमत के लिए पानी के मसले के ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, 2-3 कार्रवाइयों में तो अशरफ भाई मैं खुद भी गई हूँ साथ इसको कवर करने के लिए, लेकिन वही वाला मसला है कि जहाँ पर आप गैर कानूनी हाइड्रेंट्स तोड़ते हैं, जी आप कह लें टैंकर माफिया जो है आपका, अगर आपके सरकारी रेट सिंगल टैंकर के 1300 रुपये हैं तो वही टैंकर आपको जो है वो गैर कानूनी तौर पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का टैंकर वो मिल रहा होता है और वो इन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं, इन्हीं सड़कों से, इन्हीं हाइड्रेंट से होकर गुजरते हैं। तो अशरफ भाई ऐसा तो है नहीं कि इनको ना पता हो। अगर हम, मुझे और आपको पता है कि गैर कानूनी कनेक्शंस कहाँ कहाँ लगे हुए, कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं, तो इनको भी तो पता है ना कि यहाँ यहाँ लगे हुए, ये वहाँ रोकते भी हैं, फिर हफ्ते बाद वहीं से पानी मिल रहा होता है। देखिए हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, आप इस्लामाबाद भी गई होंगी, लाहौर भी गई होंगी, कराची में भी हम घूमते हैं रोज़। आप मुझे बताएं जिस तरीके से दंदनाते हुए 4-5 हज़ार ये पानी के टैंकर घूमते हैं, लाहौर में नज़र आते हैं? नहीं। क्यों? इस्लामाबाद में नज़र आते हैं? क्यों? ये सवाल है। मैं भी जब मिला तो कह रहे देखें ना इस शहर की आबादी, मैंने कहा है, तो मैंने कहा लड़काना चलते हैं, वहाँ नज़र आते हैं पानी के टैंकर। देखें ये माफिया है, ये इतना बड़ा माफिया है कि फ्रॉम डाउन टू स्काई सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पानी ऐसी ज़रूरत है, पानी अगर नहीं मिलेगा ना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो वो कुछ भी हो, गरीब आदमी आप जाएं ना, किमाड़ी की तरफ जाएं, आप लांडी जाएं, मलिर जाएं, जो छोटे इलाके में 80-80 गज के घर हैं, वो क्या करते हैं, पूरा मोहल्ला एक टैंकर लेकर आता है और डिवाइड करता है। आप जाके उनकी ज़िंदगी तो देखें, बातें सब करते हैं। MD वाटर बोर्ड कई दफ़ा जो आया, मैंने बोला 17 MD वाटर बोर्ड देख चुका हूँ मैंने कहा आप सब ये बताएं, 17 के 17 मेरे इस छोटे से कैरियर में, तो 17 MD वाटर बोर्ड जो है साल 1.5 साल रहते हैं। मैंने कहा आप लोगों ने किसी 7 ज़िला में, किसी भी ज़िला में आपने कोई एक एरिया में पानी की लाइन डाली, सीवरेज की लाइन डाली? कंस्ट्रक्शन आप किए जा रहे हैं इस शहर में, आबादी बढ़ती जा रही है। देखें जब हम पुराना जाएं 55 करोड़ गैलन मिलता है कराची को पानी, 2 सोर्सेस हैं, एक आपका हब डैम, एक आपका हालीजी लेक जो करली लेक जो कहलाती है। अब 2 जगह से सोर्स में से 10 करोड़ गैलन हब डैम से आ रहा है, 45 करोड़ गैलन कहाँ से आ रहा है आपका करली लेक से। 2 जगह से आया तो 55 करोड़ आ रहा है। K4 मंसूबा एक डायरेक्ट बनाया जा रहा था माशाल्लाह से,
अभी बन ही रहा है वो 50% 55% बना है, जिसका ये आप यकीन करें, आप हैरान होंगी, जब ये प्रोजेक्ट आया था 2008 में जो 12 अरब रुपए का था, और इसका 4-5 दफ़ा इफ्तिताह भी हो चुका है। हाँ, वो तो ज़िंदगी भर होता रहेगा। अब 2016 में 2 दफ़ा बदल चुका। 16 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, राहिल शरीफ आए थे कराची में, उसके ऊपर जब मीटिंग हुई थी बिजनेस कम्युनिटी का, हम पानी से मर जाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई, उस मीटिंग में ये ऑफिशियल आया था सारा, उसमें फैसला हुआ 2016 में भाई K4 कौन, FWO, और कहा कितने साल में, 3 साल में, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अगले 3 साल भी हम यहीं बैठ के बात कर रहे होंगे तो आपको नहीं बनेगा ये। अच्छा, वैसे K4 प्रोजेक्ट के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ये K4 प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होना, लेकिन अब देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं पानी के मसाइल पर, बिजली के मसाइल पर। साथ ही साथ अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज है 18 अक्टूबर, यानी कि सानहा कारसाज को आज 17 बरस बीत गए हैं जब बेनज़ीर भुट्टो कराची वापस आई थी अपनी जलावतनी के बाद। और हमने देखा था कि पाकिस्तानी आवाम बड़ी खुश थी और जलसे किए जा रहे थे, और जो कारसाज में उनका जलसा जब गुजर रहे थे तो वहाँ पर जो धमाका हुआ था, जिसमें वो ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन बीबी की जान जो है वो बच गई थी। इसको आज जो है वो 17 बरस बीत गए हैं, उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज भी लोग बेनज़ीर साहिबा की मिसालें देते हैं, आज भी लोग उनकी तर्ज़ सियासत के बारे में बात करते हैं। देखना ये है कि अब अगर हम आगे देखें, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी पर एयाज़ राना साहब क्या कहेंगे आप? देखें, ये वाक़या जब था, मुझे ये याद है अच्छी तरीके से, हम बैठे हुए थे, क्योंकि मेरा घर करीब है शार फैसल से, और तकरीबन जहाँ ये सानिया हुआ था, वाक़या हुआ था, वो 1 किलोमीटर का फासला होगा, 1-1.25 किलोमीटर का। एक बहुत ज़ोरदार धमाका था बिल्कुल। उस वक्त जो एक जोश था, बीबी बहुत अरसे बाद जलावतनी अपनी दुबई से काट के वापस आ रही थी, उनके तकरीबन 180 या 150 के करीब लियारी के इनके जियाले जो थे वो इसमें इनकी शहादतें हुई। बहुत से लोगों ने, हमने कल एक पैकेज भी देखा जिसके अंदर एक इनका जियाले थे जो इसमें मौजूद थे, वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गए। वो अब एक जगह तारिक रोड पर अपना केबिन भी लगाते हैं और बड़ी अपनी ज़िंदगी गुजारें कस्बा कुर्सी में। तो ये एक वाक़या था। बीबी ने, देखें, ये होते हैं सियासी अप्रोच होती है, उनको पता था मेरी जान को ख़तरा है। उस वक्त दहशतगर्दी हमारे यहाँ बहुत अरूज पे थी। ये 2017 की अगर हम बात करें, आए दिन धमाके थे जिसमें इनको इंटेलिजेंस बुनियाद पे इनको तमाम ये चीज़ें बता दी गई थी कि आपका इस तरीके से आना, जो इस्तकबाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। ये बावजूद इसके वो ये बात समझती थी इनका, हालांकि वो जो ट्रक था वो बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ ट्रक भी था, वो उसके ऊपर थी। और वो ये वाक़या सबको अगर याद हो, 17 साल हो गए, लेकिन मुझे वो याद है वो ट्रक काफ़ी अरसे भादराबाद थाने में FIR हुई थी, वहाँ खड़ा हुआ भी था। मैंने वो जाके भी खुद भी देखा था, क्योंकि पॉलिटिकल हम करते नहीं हैं चीज़ें, लेकिन एक होता है अंदर के चीज़ें जाके देखें। तो ये वाक़या कारसाज पे वाक़ई हुआ। बीबी आई, उसमें उनको वार्निंग हुई, और सबसे अहम चीज़ ये थी, मुझे अच्छे से याद है कि अगले 24 घंटे बाद बीबी ने सेक्रेटरीट पे जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वो ज़ख्मी हुई थी, लेकिन उसके फौरी बाद दूसरे दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मैसेज दिया था कि हम डरते नहीं हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कवर करते होंगे, उनको याद होगा कि अगले दिन ही बीबी जो जाके वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात बाबर कराया था। लेकिन फिर वही कि 27 दिसंबर हुआ और बीबी ने अपनी जाम शहादत नोश कर लिया था। लेकिन ये वाक़या आज भी लोगों के जिनके साथ बीता होगा, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जो इनके जियाले थे, जो इनके कारकुनान थे, जो इस वक्त साथ मौजूद थे, एक बहुत बड़ा हुजूम था। और जो उस वक्त ये वाक़या पेश आया जिसमें जिनकी फैमिलीज़ के लोग गए होंगे, आज उनके लिए भी एक ये जब इस तरह का दिन आते हैं और इसको जब लोग हम याद करते हैं तो उनके भी ज़ख्म हरे हो जाते हैं, और उनको भी अपने प्यारों की याद आती होगी यकीनन, क्योंकि उनके घर के जवान लोग होंगे यकीन। तो इसमें जब इस तरह की रैलीज़ या होते हैं तो उसमें
बड़ा जोश होता है और जवान बच्चे लोग उस तरह निकलते हैं और वही ऐसे उन्होंने ही अपनी मतलब जान जैसे हम बात कर रहे हैं कि इतने अरसे बाद वापस आई और उसके बाद एक डेथ थ्रेट्स भी उनको थे, उनको रोका भी गया, लेकिन उनका यही था कि मुझे अपनी आवाम के बीच में जाना है। जिस तरीके से आप बात करें इस तरीके से बहुत से लोगों को मैं भी जानती हूँ जिनकी जो उस जगह पर स्पॉट पर मौजूद थे और उसकी वजह से, उस धमाके की वजह से उनकी सुनने की सलाहियत से कुछ लोग महरूम हो गए और कुछ लोग जो है वो हमें मिलते हैं ज़ख्मी हो गए, कुछ लोग चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। लेकिन वही वो जो एक कहते हैं ना नज़रियाती कारकुन जिसकी हम बात करते हैं, वही जो सच्चे जियाले हैं वो आज भी बीबी को याद करते हैं। अशरफ भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे पीपल्स पार्टी में देखें और बताता है कि इसमें इनके लीडर शहीद हुए हैं और सानिया कारसाज 18 अक्टूबर 2007 को ये हुआ था। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि पूरी दुनिया उस दिन देख ली जब जिला वतनी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आ रही थी, तो एयरपोर्ट से लेके, क्योंकि उस वक्त हम जब देख रहे थे क्योंकि सारे कंसर्न बैकअप पे रखा हुआ था कि कुछ भी हो सकता है, तो आप इतनी आवाम थी शहर फैसल पे, मतलब वो इट विल टेक टाइम के कारसाज पे आने पे 5 घंटे से ज़्यादा गुजर गया था। हम सोच रहे थे कि ये निकल के जब अगर ये पूरा शहर फैसल क्रॉस करके क्लिफ्टन के लिए जाएंगे बिलावल हाउस से, तब तक कितने टाइम लगेगा। तो यही कैलकुलेशन हुई, इस असना में जो है खबर आई कि ब्लास्ट हो गया। और बैक टू बैक, यानी कि इतनी प्रॉपर प्लान था इस हुजूम में, मतलब वो इतने ख़तरनाक दहशतगर्द थे, एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहेंगे। इतनी पब्लिक में आपने बैक टू बैक 2 धमाके किए, एक हुआ फिर दूसरा हुआ, 180 कीमती जाने। ये ऐसा सानिया है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं भूल सकते हैं। आप कारसाज से जब आते हैं और वो ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो वहाँ सानिया के लिए वो एक यादगार शौदा बनाया हुआ है, वो सबके नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन आप सोचें वो 180 ख़ानदान, उस 180 ख़ानदान में अगर एक एक घर में 10 लोग भी लगाएं आप, तो सैकड़ों की तादाद बनती है। अब ये वो कंसर्न है कि एक हमारी लीडर जो पूरी दुनिया और उनको मानती भी थी, जब वो जिला वतनी के बाद आई और क्योंकि वो जमहूरियत की के लिए आई थी, लेकिन वो कंसर्न जब भी याद आता, क्योंकि मोहतरमा की जब वो वीडियो देखी हैं, जब वो आई थी, आने के बाद कहा कि मुझे थ्रेड भी हैं, वो अल्लाह मियां ने उनको बचाया था उस वक्त। पहली जो अटैक था सानिया कारसाज पे, उसके बाद वो 27 दिसंबर वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आज तक उसके बाद जो हुआ तो कंसर्न है कि पूरी पाकिस्तान में जो देखा गया था। मगर ये चीज़ ये है कि आपके यहाँ दहशतगर्दी कौन करा रहा है? दहशतगर्दी। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये, जिस तरीके से एज वे हम पहले भी बात कर रहे थे ना, कि अगर हम देखें पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि 18 अक्टूबर के जो शवाहिद हैं उनको मिटा दिया गया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 27 दिसंबर के शवाहिद को मिटा दिया गया। हमने दहशतगर्द का सामना किया है, उसका मुकाबला भी किया है, हमने बहुत कीमती जाने हमारी इसमें ज़ाया भी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद होती थी। और वो वक्त हम बिल्कुल नहीं भूल सकते जब वो जिस तरह के तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि हफ्ते में कोई ऐसे 2 दिन नहीं होते थे जहाँ पर कोई धमाका ना हो, किसी मस्जिद में, किसी मज़ार में, किसी मार्केट में, और कितनी जाने जाती थी। लेकिन अशरफ भाई आज तक वो लोग पकड़ने में नाकाम रहे हैं। हम देखें ना, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, जो 2 पीपल्स पार्टी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि शवाहिद, अगर कोई भी सानिया होता है उसके बाद उसको आप कॉर्डन ऑफ कर देते हैं कि उसको पकड़ना कैसे जाए। आप ला के उसमें, मतलब जैसे सानिया 27 दिसंबर है जो जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हुई थी, वहाँ आपने फायर ब्रिगेड उसके पानी मार मार के, मतलब आप सोचें फायर ब्रिगेड के आगे, उसके पाइप के आगे हाथ रख के दिखा दें, बंदा उड़ के चला जाएगा। ऐसा ही। तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं बची ना। शवाहिद किसे कहते हैं कि आपको पिन पॉइंट क्या चीज़ है, क्या वो ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे जब वो सब पानी में सब इधर उधर हो गया और उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। तो इसलिए उनको जो इन्वेस्टिगेटर स्कॉटलैंड यार्ड की जो टीम आई थी, अब वो भी देखी तो कैसे देखेगी भाई, कहाँ से हुआ, गोली लगी, ब्लास्ट हुआ, हर चीज़ हुई थी ना उस दिन तो। और जो रिपोर्टिंग हुई कि अब कराची में भी देखें सानिया कारसाज पे, मैं वो जब वो ब्लास्ट देख रहे थे और जो मैं एक पिछले साबिक चैनल में था वहाँ पे जब वो आया तो हम लोगों ने तो बिल्कुल खौफ के, पहले तो इनिशियल कुछ भी नहीं पता था ना कि इतनी हपड़ दपड़ हो गई, क्योंकि बैक टू बैक एक धमाका हुआ, फिर दूसरा धमाका हुआ, फिर उनमें जो जियाले जो बच गए, जो जख्मी हालत में जो बताया गया, उस ट्रक जो है उसके बराबर में एक लैंड क्रूज़र आती है, उसमें मोहतरमा को डालते हैं, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ थी, उसमें डाल के वो लेके गाड़ी निकलती है। उसमें जो वहाँ के लोग थे उस वक्त जख्मी भी थे, वो थे, जो वीडियो आई वो हमारे एक साबिक चैनल उसमें वो लाइव उस पर थे पेडेस्ट्रियल ब्रिज पे, तो वो जो देखा, मतलब ये जब गाड़ी में आए उसके बाद जो गए, क्योंकि इतने लोग वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। ऐसा ही है। और वो सारे अब वो कभी भूल नहीं सकते हैं। कराची ने ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं
और पूरी दुनिया को उसको नज़र भी आया। लेकिन कंसर्न फिर वही है कि इस वक्त हमारे चाहे सियासतदान हो या वो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई है अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी, तो देखें आप कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आप यकीन करें जब वो इतनी पब्लिक को देखा था, अगर वो हिस्ट्री आप निकाल के देखें जो एयरपोर्ट से कारसाज तक आई थी, अगर इतनी पब्लिक कहीं आप दिखा दें ऐसा ही है, और पैदल गाड़ियों में नहीं थे। ये बीबी को 2 एजाज़ हासिल हैं। 88 में भी जब वो आई थी उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन मुझे वो याद है ख्वाब सा तो वो 88 के अंदर भी बता दिया कि आप 88 में थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह था। 88 के अंदर भी इस ऐसा ही इस्तकबाल था। बेनज़ीर जब आई थी 88 में इस ऐसा ही इस्तकबाल था, और कहते थे कि एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक जो है वो सर ही सर थे लोगों के। सेम यही दोबारा हमने देखा 2017 के अंदर, जहाँ ये बात कर रहे हैं ना कि ये देखें उस वक्त जुम्मे का दिन होता था, लोगों ने मस्जिद जाना एक ऐसा लगता था जुम्मे की नमाज के पत्नी प्यारे बच्चों को जाना माओ ने भेजना छोड़ दिया था। इस शहर ने ये वक्त देखा है कि लोग बहुत डर डर के एक सिक्योर उसके अंदर जाते थे कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होती है, यहीं नमाज पढ़ लेते। लेकिन ये था कि मस्जिदें खाली नहीं हुई थी उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त ये था कि हर जुम्मे वो कौन लोग थे, वो कौन से दहशतगर्द थे जो मस्जिदों के अंदर बम फाड़ते थे, वो क्या करना चाहते थे हमारे मुल्क के साथ, इस शहर के साथ। सिर्फ ये नहीं कि हमने 2000 की सेंचुरी के अंदर ये सब देखा, बम ब्लास्ट तो हम देख रहे थे, वो उस वक्त हमें पता था वो तालिबान की सूरत में हो या वो ख्वारिज की सूरत में, अब उनका नाम ख्वारिज कर दिया गया है, उसकी सूरत में हमने दहशतगर्दी देखी। हमने 90s के अंदर भी, जब मैं कॉलेज के अंदर था, जब मैं 90s में हम कॉलेज जाते थे तो उस वक्त भी इस शहर के अंदर ब्लास्ट हो जाते थे, बसों के अंदर बम फटते थे, बसों पे फायरिंग होती थी। तो इस शहर में बहुत दफ़ा ये वाक़यात गुजरा, ये शहर बहुत ज़ख्मी रहा है। इस शहर ने बहुत जानें दी हैं, चाहे वो 90 की दिहाई हो, चाहे वो सन 2000 की दिहाई हो। तो इसके अंदर ये शहर के अंदर 20 से 22-25 साल आप लगा लें कि कभी सियासी तौर के ऊपर इसके ऊपर ज़ख्मी हुआ है, कभी ये आलमी दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। और आज भी आप किसी से बात करें ना तो वो कहते हैं कि कराची के शहरियों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो हमारे इस शहर ने बहुत कुछ देखा है, इस शहर ने बहुत कुछ सहा है। इस शहर के जो शहरी हैं, आप ज़रा उन लोगों से बैठ के जो इससे 90 की दिहाई में जिन लोगों के साथ वाक़यात हुए, जिसको वो अपने काम के लिए बस में बैठा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, कुछ आया गाड़ी रुकी और अंधा फायर करता हुआ चला गया, 6 से 8 ज़ख्मी हो गए, कोई 2-3 मर गए। शहर में तवातुर 3 दिन की 2 दिन की हड़ताल होती थी। उससे पहले यहाँ पे इस शहर ने ये भी देखा है। मगर यहाँ पे ये देखे ना, जब हम इतना ज़ख्मी हैं ये सब है, तो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, खासकर पुलिसिंग ये सारी, तो हमारे जो रास्ते कराची के कहाँ से आ रहे होंगे, यहीं तो पैदा नहीं हो रहे ना, बाहर से आते हैं। तो आपके दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं उनकी इतनी सख्त निगरानी करनी चाहिए कि आपको, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, वो कहाँ जाके बस जाएगा, किस झुग्गी में रह रहा है आप बता ही नहीं सकते। यहाँ पे IG साहब ने जो बोला था, मैं उनको बैठ के सुन रहा था, IG से उन्होंने बोला कि यहाँ कराची में, मतलब पूरे सिंध का उन्होंने टोटल डाटा दिया कि 26,000 मुजरिम हैं जिनकी शनाख्त हुई है, और उनकी जो पकड़े गए फिर छूट गए, बेल हो गई, तो उनको हम मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए उनको चिप लगाएंगे, बाहर वाला सिस्टम। अब जब मैंने कहा अगर इस पे जा रहे हैं, उनका करके उसको निकाले नहीं तो एक जदीद सिस्टम पे, तो इट विल टेक के बड़ी अमाउंट चाहिए। 26,000, यानी कि पुलिस के पास ये डाटा है कि 26,000 क्रिमिनल्स हैं जो कि शहर में दंदनाते हुए फिर रहे हैं। इतनी तो पुलिस नहीं है आपके इस शहर में। बिल्कुल ऐसा ही, और मैन पावर इस कदर कम है। लेकिन हम जहाँ पर बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, हमने कराची वालों ने जिस कदर सामना किया है, तमाम तर हर किसी परेशानी से निकल कर भी आज खड़े हुए, तो सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो थोड़े मज़ीद सख्त होने चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। जिस तरीके से आज हम बात कर रहे थे जुम्मे के दिन के हवाले से, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। इंसानियत के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है। वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को, जब माँ बाप को हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है हम गली मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर जानवर होते हैं, वहाँ पर आप लोग उनको पत्थर मार रहे होते हैं। बड़े जब पत्थर
पत्थर मारते हैं, या अक्सर हमने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो कि अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि इसको पत्थर उठा के मार दो। अब आप देखें कि आप किस तरीके से, जिस तरीके से हम बच्चों की तरबियत की बात कर रहे होते हैं या उनको तमाम तर चीज़ें सिखाने की बात कर रहे होते हैं, वहीं पर आप इस तरह की चीज़ें जो कि आप कह लें कि आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बच्चे के अंदर फीड हो रही होती हैं और इसी तरीके से बच्चा ग्रो कर रहा होता है और बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है कि कहीं पर भी अगर हमने जानवर देखना है या इस तरह की कोई चीज़ देखनी है तो हमने उसको पत्थर मारना है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन वहीं पर हमने देखा है कि दुनिया भर में जितना काम हो रहा है जानवरों के हवाले से और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन खान, जो कि स्टूडेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के, और साथ ही साथ हुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एक फूड बैंक बनाया जहाँ पर जितने भी जानवर हैं, जितना भी कराची यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि लोग अक्सर ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि वहाँ की कैंटीन्स का खाना बहुत अच्छा है, तो हम लोग जब भी देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स कैंटीन में बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो उसका जो वेस्टेज होता है वो तमाम तर वेस्टेज को कलेक्ट करके एक फूड बैंक में रखा जाता है फॉर एनिमल्स, जहाँ पर जो है वो तमाम तर जितने भी जानवर वहाँ पर मौजूद है वो वहाँ से अपना खाना खा रहे होते हैं। तो हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन से पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया इस बात को और ये आइडिया बेसिकली आया कहाँ से है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसनैन, मुझे बताइएगा कि आइडिया कहाँ से आया आपको कि ये करना चाहिए? आइडिया बेसिकली तो मैंने अपने फादर को ही देखा था, वो करते थे फीड, कौवे हो गए, मतलब डॉग्स वगैरह हो गए, वेस्टेज ज़्यादा होता था तो उसका एक बहुत अच्छा यूज़ वो करते थे। लेकिन वो जो था वो रख देते थे मतलब सैंड पे, मतलब प्लर के साथ रख देते थे तो उस पर मिट्टी लग जाती थी, और मिट्टी में जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं जिससे एक एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है बहुत ईजीली, कैट्स वगैरह का। तो इस वजह से मैंने कहा, मैंने जैसा होता है कि प्लास्टिक के डस्टबिन अलग होते हैं तो उसको देखते हुए मैंने कहा एक फूड बैंक भी मैं बना सकते हैं हम, और जिसमें उनको हम खाना दे सकते हैं, जिससे उन्हें साफ़ खाना मिल जाएगा और उनकी नीड भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो हसनैन इसको कितना टाइम हो गया आपको? इसको एटलीस्ट 1 मंथ इसको हो गया। 1 मंथ हो गया जी। जब आपने ये स्टार्ट किया उसका रिस्पॉन्स कैसा था? रिस्पॉन्स जब मैंने फ़र्स्ट फूड बैंक रखा था, मुझे तो हमारे सीनियर्स थे वो कैंटीन में थे, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने अपने फादर को देखा, ही रियली वेरी हैप्पी फॉर माई दिस वर्क, तो मुझे वाकई बहुत प्राउड फील हुआ। फादर ने तो फिर उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिट भी करा कि तुम वुडन बनाओगे, वो थर्माकोल का था वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने मेरे साथ एक वुडन यानी काफ़ी हैवी वेट का था वो बनवाया, जिसको कोई 1 वीक से वो है यूनिवर्सिटी में और सेव है और उस पर वर्क हो रहा है। अच्छा उन्हें मुझे बताइएगा कि जानवरों की जब हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि लोग बात तो कर रहे होते हैं लेकिन जानवरों को उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, तो जानवरों से लगाव है? कभी कुछ पाला है घर में? नहीं, इतना कोई वो तो नहीं है, लेकिन हमें जाहिर सी बात है हमें उनको देखना चाहिए। उनको भी मैंने एक कैट थी बस घर में, वो भी मेरी सिस्टर ने रखी थी, लेकिन उसमें भी बाहर जैसे मैं देखता हूँ कि मार रहे हैं, मैंने बहुत देखा है मार रहे होते हैं, लेकिन कोई वो नहीं कर रहा होता कि भाई उनको कुछ खिला दो, कुछ कर दो। आपका कोई वेस्ट है वो आप, मैंने देखा है डस्टबिन में डाल देंगे, आप बराबर में कोई डॉग होगा उसको नहीं देंगे, वो डस्टबिन में जाएगा। अच्छा अक्सर ऐसा भी होता है ना कि लोग इसलिए भी खाना नहीं डालते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर एक बार खाना डाल लिया तो फिर ये रहने ही आ जाएंगे, ये वाला मसला भी तो होता है। ये फूड बैंक का ना एक्चुअल जो मतलब आप कह लें आइडिया यही है कि आप इसको थोड़ा दूर रखेंगे। अगर हमें पता होगा ना, हमें अगर पानी फ्रिज से मिलता है तो हम कबर्ड में नहीं देखते, तो आप अगर एक कॉर्नर पे उसको रख देते तो वो वहीं आएंगे, आपके घर नहीं आएंगे। आप अपने घर से थोड़ा दूर रखें और उस पर डालें, वो वहाँ से आपके घर में नहीं आएंगे। ऐसे हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि हम अपने गली मोहल्लों की बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है कि आप अपने गली के बिल्कुल कॉर्नर पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे नहीं जाते या ज़्यादा अक्सर जाना नहीं होता, वहाँ पर लोग डस्टबिन भी लगा रखते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई रिवाज नहीं है। जहाँ जिस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया हसनैन के फूड बैंक हो, तमाम तर जानवरों को जब पता होता है कि खाना वहीं पड़ा है वो वहीं जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि हमारे यहाँ जब हम देखते हैं जानवरों को लेकर इतना हम इतने संगदिल, इतने सख्त दिल, आपको क्या लगता है क्यों है हम? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही है, हम लोग जहाँ तक कोई अगर काट लेता है कोई जानवर किसी को, तो उसको उसकी वीडियोस पे इतने व्यूज़ आ जाते हैं, तो उसके जो जानवरों की एक इमेज बनती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, जिस वजह से लोग उनसे डरते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन्हें मारते हैं। जो और वहाँ जब वो भूखे मर रहे हैं उसे कोई शूट ही नहीं करता, तो इसलिए कोई हमदर्दी पैदा ही नहीं होती, जिस वजह से और हमारे यहाँ
अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने अपने घरों में जानवर रखे हुए होते हैं, बिल्लियाँ पाली हुई होती हैं, कुत्ते पाले हुए होते हैं, तो वहाँ पर लोग अक्सर कहते हैं आप यार उसने बहुत बिल्लियाँ पाली हुई, हम उसके घर नहीं जा रहे। या लोग जो है ना वो कहते हैं कि मतलब ये तो इससे दूर रहो, या अनहाइजीनिक होगी, या इसके घर में इनके बर्तनों में नहीं खाओ और फलाना पता नहीं क्या कुछ होता है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे होते हैं जितने भी हमारे शेल्टर होम्स बने हुए हैं जानवरों के लिए, वहाँ पर कभी जाना हुआ है हसनैन, या आगे क्या सोचा है, आगे मजीद क्या करना है? मेरी एक दो से बात हुई है, एक PAWS है उनसे बात हुई थी, मैं विज़िट करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और यही कि वैक्सीन के हवाले से बाकी शेल्टर होम बहुत अच्छा काम है वो लोग करते हैं, मैंने उनके पेजेस बहुत देखे हैं, तो इंशाल्लाह हुआ तो मैं कभी विज़िट करूँगा, अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ है। अच्छा, कभी हुआ है ऐसा कोई जानवर घर पर पाला हो? जी बिल्कुल, मैंने तो बहुत पाला, मैंने तो अभी भी बकरा रखा हुआ है। बकरा रखा हुआ है? तो शौक किस चीज़ का है? हर जानवर का। हर जानवर का? तो क्या क्या रखा था? मैंने पैरट्स अभी भी हैं, कैट भी थी, और बकरा तो छत पे, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, घर वालों से लड़ झगड़ के हुई जाता है। सही है जी। तो अम्मी कुछ नहीं कहती हैं? नहीं, अम्मी कुछ नहीं कहती, पापा सपोर्ट करते हैं ना, अम्मी कुछ नहीं कहती। अच्छा, क्योंकि ये तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि हमारे घर में भी अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई भी जानवर रखते हैं तो अम्मी, मेरी भी अपनी अम्मी से बहुत लड़ाई होती थी, एंड फाइनली वो कहते हैं ना कि जब पेरेंट्स आपको ब्लैकमेल करने पर आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी कुत्ता पाला हुआ था, तो वो कुत्ता मुझे जो है वो अपनी दोस्त को देना पड़ा, बिकॉज मेरी अम्मी को प्रॉब्लम थी। लेकिन वहीं पर जो है हम लोग देख रहे होते हैं कि कुछ बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिन्होंने जानवर रखे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरबियत का, अपने बच्चों की तरबियत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर आप बच्चों को कुछ समझाने की, कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो बच्चे नहीं मानते। बच्चे वही करते हैं जो बच्चे बड़ों को करते हुए देखते हैं, और जब वो बच्चे करने लग जाते हैं फिर हम उनको मना करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनको डांट रहे होते हैं, या मार रहे होते हैं। तो उसका हमें थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि जो जानवर हैं बहुत खूबसूरत जानवर हैं, और हमने इतनी वीडियोज़, जैसे बात करा था हसनैन के, हमने बहुत क्रूअल वीडियोज़ भी देखी हैं जानवरों की, लेकिन वहीं पर बहुत क्यूट, बहुत अच्छी वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पर हमने जानवरों को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए भी देखा है, अपने मालिकान से उनकी मुसीबत में मदद करते हुए भी देखा है। तो वहीं पर जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स मौजूद हैं या स्ट्रे कैट्स मौजूद हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा वेस्टेज होता है यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर हमारे घर में कोई वेस्टेज बच जाता है हम उनको दें तो वो लोग भी खाएं, और वो लोग भी फिर वो कहते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, और जब आप प्यार देंगे तो आपको आगे से प्यार ही मिलेगा। और जानवर हमेशा एक चीज़ का भूखा होता है और वो है प्यार, तो आपने प्यार लाजमी उनको देना है। हमारे साथ हसनैन और हुनैद मौजूद थे। एक तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऑल द वेरी बेस्ट कि आप आगे इस तरीके से मज़ीद काम करते रहें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर हम बात करें 18 अक्टूबर की, तो 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉज डे जो हर साल मनाया जाता है। और मेनोपॉज डे क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमारे माशरे में आज भी टैबू समझे जाते हैं, उन पर बात नहीं की जाती, और उसके नुकसानात बेसिकली ये होते हैं कि जब आपको एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता और आपके साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, तो आप उसके हवाले से, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स या ऐसे लोग मौजूद नहीं होते जिनसे आप कंसल्ट कर सकें, जिनसे आप पूछ सकें, और आपकी एक चीज़ के नुकसान की वजह से या एक चीज़ के बारे में ना पता होने की वजह से जो है वो और भी बहुत सारे मसाइल नॉर्मली पैदा हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, जिनकी वजह से आपको शदीद मुश्किलात, और ख़ास तौर पर अगर औरत की बॉडी को देखा जाए तो वहाँ पर जिस तरीके से हर उम्र में चेंजेस हो रही होती हैं, वो किस तरीके से उसको मज़ीद नुकसान पहुँचाती हैं उसकी बॉडी को, जब इस तरह की चीज़ें आपको ना पता हों, उस तरीके से शऊर आपके अंदर ना हो। अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी IMS के ज़रिए 1984 में शुरू किया गया था, और मेनोपॉज डे इसकी अलामत और इंतज़ाम के इख्तियारात के बारे में बेदारी पैदा करने का मकसद है। मेनोपॉज डे से गुजरने वाली ख़वातीन के लिए तालीम, तहकीक और मदद को फ़रोग़ देना है। अगर हम बात करें तो अमेरिका में 1.3 मिलियन ख़वातीन सालाना मेनोपॉज तक पहुंच जाती हैं, और मेनोपॉज डे के औसतन उम्र जो है वो 51 ईयर्स है। मेनोपॉज डे के बारे में अगर हम बात करें तो 75% ख़वातीन हार्ट फ्लैशर्स की तजुर्बे से गुज़रती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमारे माशरे में हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो उन्हीं के लिए जो है आज हमने सोचा कि क्यों ना बात की जाए इस हवाले से, ताकि बहुत सारे ऐसे सवालात जो ख़वातीन के जहनों में पैदा होते हैं उनके जवाबात तलाश किए जाएँ। और जवाबात के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर, जो कि IVF और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहबा ये बताइएगा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये नहीं पता कि बेसिकली मेनोपॉज है क्या, इसके बारे में बताइएगा। देखो, मेनोपॉज जो है बेसिकली लाइफ का एक नेक्स्ट फेज़ है जिसमें कि पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। मेन जो उसका फीचर होता है ना, पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। पीरियड स्टॉप होते हैं तो बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन्स नॉर्मली जो पहले से आ रहे होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स, डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। तो मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, लोग उसको जनरली कहते हैं कि इट्स एजिंग, लाइक उन्हें लगता है कि अब शायद हम बूढ़े हो गए, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, अब तो एज का पहले कहा करते थे ना कि जी 40 के बाद जो है आपकी मिडिल एज शुरू हो रही है और 60 के बाद ओल्ड एज। अब तो कहते हैं जी 60 तक तो आपकी मिडिल एज ही चल रही है। ऐसा ही है ना। और तो आप देखिए ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफस्टाइल होता है। कुछ ख़वातीन अपने आप को 30s में ही जो है वो महसूस करती हैं कि उनकी मिडिल एज स्टार्ट हो गई है। कुछ ख़वातीन हमें 60-65 में भी इतनी फिट माशाल्लाह नज़र आ रही होती हैं। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है ना वो आपका दिमागी है, ऐसे ही। अच्छा, जैसे बहुत सारी जैसे आप बात करिए, नहीं पता होता, लोग समझते हैं कि ये आपको जो है वो एजिंग हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम सिम्टम्स की बात कर लें, मूड स्विंग्स को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं ये तो थी चिड़चिड़ी, ये तो शुरू से ही नकचिड़ी है, ये तो शुरू से इसके मसले हैं। या कुछ ख़वातीन जो पुराने ज़माने की वो कहते हैं तो ड्रामे कर रही है। तो उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। देखो, झुंझलाहट, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं। हॉट फ्लैशेस जैसे आपने भी कहा था ना, होते हैं। हॉट फ्लैशेस में क्या होता है, आपको लगता है गर्मी की एक लहर है जो यहाँ चेस्ट से ऊपर तक गई है, फेस तक, सर तक गई और फिर एकदम वापस नीचे चली गई, ख़त्म हो गई। रात को सोते से आँख खुल जाती है, सर में पसीने आ रहे होते हैं, बाल आपके बिल्कुल चिपक जाते हैं ना कि जैसे इतने पसीने आ रहे होते हैं। तो उन हॉट फ्लैशेस की वजह से नींद बहुत ख़राब होती है, घबराहट होती है। तो ज़ाहिर है फिर मूड पे, वो नींद पे, हर चीज़ के ऊपर उसका असर पड़ता है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो पहली बात तो ये कि पहले आपको काउंसिल ही किया जा सकता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। जब आपको ये नहीं पता कि क्या होना है तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या, आप हर चीज़ का इल्ज़ाम किसी दूसरी चीज़ पे डालते हुए चल रहे होते हैं। तो अगर जैसे हम एक ना पीरियड कहलाता है पेरीमेनोपॉज, लाइक मेनोपॉज तो अराउंड द टाइम जब पीरियड्स रुक गए और 1 साल तक नहीं आया तो हम कहते हैं जी मेनोपॉज हो गया। लेकिन एक्चुअली सारे चेंजेस उससे 4-5 साल पहले से शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को क्या होता है कि बार बार आने लगते हैं, किसी को 4-4, 6-6 महीने नहीं आते और फिर आते हैं तो आते चले जाते हैं। ठीक है, और अराउंड दिस टाइम जो है ना वो कुछ बीमारियां होती हैं जो जब आप उम्र के हिस्से में पहुंचते हैं तो इनका होने का चांस ज़्यादा होता है। तो उसके लिए स्क्रीनिंग करानी होती है। स्क्रीनिंग से मतलब ये है कि जैसे ब्रेस्ट का है, मैमोग्राम जो है वो एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम अराउंड द एज ऑफ 50 कराना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें अल्लाह ना करे कि अगर ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है या कुछ है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो वो 100% ट्रीट हो जाता है। इसका मेनोपॉज से लिंक नहीं है, लेकिन अराउंड दिस एज उसकी अकरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसके चांसेस होंगे। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अगर हम बात करें कि इसकी जो एक्चुअल एक्यूरेट एज है जिसमें ये होता है, वो एज क्या है? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यूजुअली कहा जाता है कि 50 की उम्र के हिस्से, जब आप 50 साल के होते हैं उसके बाद या उस दौरान आपको इस मेनोपॉज होता है। लेकिन हमने बहुत सी ख़वातीन को देखा है कि वो पहले भी हो जाता है। तो वो मुझे बताएं कि वो क्या हमारे हार्मोन्स हैं, क्या चक्कर है वो? देखो 45 के बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने 47 के अराउंड ज़्यादा देखा है। लेकिन एवरेज एज जो वर्ल्ड वाइड कही जाती है वो 51 कहते हैं। ठीक है, और मैंने 35 की एज पे भी देखा है, उसे हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी एशियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन वाले कंट्रीज़ में ना, तो हमारे कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या क्या है, तो हमारे पास वो प्रीमेच्योर या ओवेरियन फेलियर या अर्ली ओवेरियन फेलियर जो है ना वो आता है, जिसमें 35 से पहले जो है वो ओवरीज काम करना छोड़ देती हैं। ठीक है ना, तो वो, तो इसकी वजह क्या समझती हैं आप कि जिस तरीके से लोग आजकल, अगर हम मसाइल देखें, जिस तरीके से हार्मोनल इश्यूज़ हैं ख़वातीन को, लड़कियों को, साथ ही साथ आप ये पीरियड्स के मसाइल देख लें, तो ये क्या ये एक बुनियादी वजह होती है या क्या इसकी बुनियादी वजह है? देखो वजह एग्जैक्ट तो नहीं पता, वरना मसला ही हल हो जाता है ना, उसको ट्रीट कर लिया जाता। जेनेटिक होता है फैक्टर, कुछ फैमिलीज में होता है कि रन कर रहा होता है, फिर कुछ कहते हैं एटमॉस्फेरिक इर्द गिर्द के होते हैं, जैसे रेडिएशंस को एक्सपोजर है ना, एक्सरेज और रेडिएशन से उनको एक्सपोजर उसमें ज़्यादा होता है। कीमोथेरेपी जिनको दी होती है ना, मेडिसिन हैं, कोई ड्रग्स हैं, उनकी वजह से होता है। रेडिएशंस को एक्सपोजर, आप किसी ऐसे एरिया में हैं
समंदर में नहीं सुनते हैं कि जी वो रेडियो एक्टिव डंप लोग डाल के चले गए, आपको पता भी नहीं आप एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। डाइट में कहते हैं कि फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है। अब तो डाइट में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना। फिर कहते हैं कि जो लोग स्लम्स के करीब रहते हैं जहाँ हाइजीन अच्छी नहीं होती, वहाँ पर अर्ली होने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, अगर शहर कायद की हम लोग बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बहुत बड़ा शहर है, डिजिटलाइज है, यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट है और ख़वातीन यहाँ की एक्टिव हैं, वो इस तरह के मसाइल पर बात भी कर लेती हैं, इस तरह के मसाइल पर जानने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारे देही इलाके हैं, वहाँ पर तो ख़वातीन को ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं करती हैं। तो वहाँ पर क्या, किस तरीके से, अगर आपको एक चीज़ का, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक चीज़ का पता ही नहीं है आपको, तो वो उनके लिए फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि वो तो उसको क्योर ही नहीं कर पाती होंगी, वो तो अपने आप को नॉर्मल रख ही नहीं पाती होंगी। ज़ाहिर है बहुत कुछ हो रहा होता है जो उन तक पहुँचता ही नहीं है, और बहुत कुछ हो रहा होता है जो लोग बिल्कुल किस्मत का लिखा सुनकर उसको समझ के बर्दाश्त कर लेते हैं ना। मतलब उसका बहुत जगह ये होता है कि चीज़ें हैं जिनका इलाज अवेलेबल है, लेकिन पीपल डोंट सीक ट्रीटमेंट, वो मांगते ही नहीं है। वो देखिए, जैसे इसमें मेनोपॉज के बाद ना ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से पेशाब के, यूरिन के मसले शुरू हो जाते हैं कि पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है, छींकने खांसने पे पेशाब निकलने लगता है, या अदरवाइज इरिटेशन होती है, जलन होती है, बार बार पेशाब आता है, बाथरूम पहुँचते पहुँचते निकल जाता है। तो लोग क्या कहते हैं बेचारे कि वो समझते हैं कि ठीक है तो एजिंग का पार्ट है, तो वो घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं कि जी बाहर जाएंगे तो हमारे पास से स्मेल आएगी, लोग हमें ऑब्जेक्ट करेंगे, बुरी तरह देखेंगे ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को घर में रिस्ट्रिक्ट करते चले जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है। मैं आपको वो बताऊं, एक किस्सा सुनाती हूँ कि मैं इंग्लैंड में थी जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा, मैं एक पेशेंट थी, उसकी मैं हिस्ट्री ले रही थी, तो को ये यूरिन का प्रॉब्लम था। उसकी कोई 5-10 साल पहले उसकी हिस्टेरेक्टमी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि देखो तुम्हारे ये प्रॉब्लम, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे उस वक्त भी था। तो मैंने कहा तो तुमने उसी वक्त क्यों नहीं इसका इलाज करवा लिया? ये तो जिस वक्त तुम्हारी हिस्टेरेक्टमी हो रही थी उसी वक्त एक स्टिच लगा देते, स्पेशल एक प्रोसीजर होता है, उसी के साथ साथ कर देते तो बता रहा है ये मसला भी हल हो जाता। तो कहने डॉक्टर मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए। तो आप इमेजिन करो कि अभी आप गाँव की औरत और यहाँ कराची की उसकी बात कर रहे थे, वो तो इंग्लैंड में थे, ठीक है, और उस ज़माने में उस सारे सब कुछ होने के बावजूद भी उसको लगा कि इट इज़ सो एम्बैरेसिंग कि वो किसी को बताया कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यूरिन लीक होता है। तो उसने नहीं बताया। फिर बाद में लेटर ऑन जब वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ा तो फिर उसके लिए फिर खैर भी मैनेज था। लेकिन वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि ये बस ये वी आर ग्रोइंग ओल्ड, ये उम्र का वो है नतीजा है और बस ये होगा, इसके साथ रहना है। अच्छा, जैसे आप बात करी थी ना ये जो प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है, अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या अगर किसी खातून को ये होता है तो उसको हम देखते हैं कि क्या उसको ट्रीट कराना चाहिए कि या इसकी ट्रीटमेंट है या क्या इसका प्रोसेस है? इस पर भी हमें ज़रा तफसीली बात करनी है। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मेनोपॉज के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जहनों में आते हैं, उनका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करें। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात करी थी, ये जो प्री मैच्योर आपको मेनोपॉज होता है, इसके हल के लिए क्या कर सकते हैं? इसका हल मौजूद है, नहीं मौजूद, या क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं? तो डॉक्टर साहब बताइएगा क्या हो सकता है? देखो, इसका हल कोई नहीं है। अगर एक दफ़ा ओवरी का फेलियर शुरू हो गया, वो जल्दी सेट कर गया, तो ओवरी कुछ दिनों के बाद विद इन अ फ्यू ईयर्स काम करना छोड़ देगी, ठीक है। और ओवरी जब काम करना छोड़ देती है तो उसको वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट मीन्स कि फर्टिलिटी का चांस ख़त्म हो जाता है, लाइक उसके बाद बच्चे नहीं हो सकते। तो यूजुअली जिन पेशेंट्स में हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये उस तरफ जा रहे हैं, हमारे पास लकीली वो आ गए, जो कुछ तो होने के बाद आते हैं, ज़ाहिर उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता ना। लेकिन जो पहले आ जाते हैं तो हम उनको ये करते हैं कि हम उन्हें या तो एडवाइस करते हैं कि अपनी फैमिली जल्दी कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। ये कुछ फर्टिलिटी के प्रिजर्वेशन के हैं जो ज़ाहिर कॉमनली यहाँ यूज़ नहीं होते हैं, एग फ्रीजिंग वगैरह या एम्ब्रियो फ्रीजिंग, जो अभी नहीं करना चाह रहे हैं और लेटर ऑन करना चाह रहे हैं, तो उनको वो ऑफ़र किया जा सकता है। लेकिन लोग बड़ा माइंड भी करते हैं ना। अगर हम अगर बात कर लें पाकिस्तान में इट्स नॉट वेरी कॉमन, लेकिन अगर आप बाहर देखें या आप किसी सेलिब्रिटी की ऐसी कोई खबर देखें तो नीचे ज़रा कमेंट सेक्शन आप खोलें तो आपको ऐसे तवातुर के साथ इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं कि वो बेचारी बंदी, क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि अगले बंदे के साथ इशूज़ क्या क्या हैं, अगली बंदी के साथ परेशानियाँ क्या क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि बस ठीक है अब ये है तो है। अच्छा, इसमें बहुत सारी ख़वातीन को हमने देखा है कि जब इस तरह के उनको मसाइल होते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या हड्डियाँ जो हैं वो भुरभुराने
लग जाती हैं, उसके बारे में बताइएगा। देखो, मेनोपॉज से पहले जो आपकी ओवरी एक हार्मोन बना रही होती है ईस्ट्रोजन, वो ईस्ट्रोजन जो है ना बोन में मिनरल डिपॉजिट कराता है, तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब वो मेनोपॉज आ जाता है तो आपके पास वो हार्मोन आना कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके साथ क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ वीक होने लगती हैं, और तकरीबन मेनोपॉज के 8 से 10 साल के बाद एक स्कैन होता है बोन का, डेक्सा स्कैन कहलाता है, ठीक है। वो स्कैन करा के देखना चाहिए कि बोन्स की मिनरल डेंसिटी कितनी है। अदरवाइज आप कैल्शियम, विटामिन डी ये लेते रहें, लेकिन उस वक्त वो करा के देखना चाहिए। और अगर बोन्स आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रही हैं तो आपको क्या एक स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं या टैबलेट्स होती हैं जो हम देते हैं बोन को रीमिनरलाइज करने के लिए, बिस्फॉस्फोनेट्स कहलाती हैं। उनके साथ क्या होता है कि बोन्स वापस रीमिनरलाइज हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स का चांस कम हो जाता है। वरना ओल्ड एज में आपने सुना है ना, ज़रा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया, ऐसे। तो वो प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम पहले से बोन हेल्थ की केयर करें तो। अच्छा, जिस तरीके से हम बात करें ना, क्योंकि लोगों के दिमागों में डॉक्टर साहब आम परसेप्शन नहीं है कि 50 साल की उम्र के बाद ही आपको शुरू होता है मेनोपॉज, लेकिन आजकल की अगर हम देखें, जनरेशन देख लें, सोसाइटी देख लें, 3-3, 4-4 महीने अगर ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते तो वो कहती हैं भाई हमारा तो है ही मसला ये, हमें तो नहीं आते, इट्स नॉर्मल। और वो उसको नॉर्मल कर लेती हैं कि अगर 4 महीने नहीं आ रहे, 6 महीने नहीं आ रहे तो ये नॉर्मल है, तो मेरे साथ शुरू से हो रहा है। तो मुझे बताएं कि अगर कोई खातून है जिसको इस तरह के चांसेस हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज के, तो वो क्या उसकी अलामात हों कि वो डॉक्टर के पास अब चली जाए? देखो, जैसे आपने अभी कहा ना कि पीरियड बहुत दिन पर आ रहे हैं, पीरियड बहुत दिन पर आ रहे हैं, 2 वजह हो सकती हैं। या तो ये कि वो ओवरी फेलियर की तरफ जा रही है, या ये कि उसको पीसीओ है, ठीक है ना। यूजुअली इन 2 में से कोई एक चीज़ होती है। तो जब अगर बहुत दिन नहीं आ रहे हैं तो जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि इवन अगर पीसीओ की वजह से भी नहीं आ रहे हैं ना, तो आपकी बच्चेदानी की दीवार मोटी होती चली जाएगी। जब वो मोटी होती चली जाएगी उसमें 10 दूसरी बीमारियां होने का चांस होगा। तो उस सूरत में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूर चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें डॉक्टर साहबा, यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपके लिए, जैसे आप बता रही हैं ना, 10 बीमारियां और जन्म लेती हैं, इसको इतना सीरियसली लिया क्यों नहीं जाता है? क्या समझती हैं आप कि क्या ऐसा मसला है कि लोग इस पर बात ही नहीं करते हैं? देखो, एक ओवरऑल करते भी है। मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ बड़ी लंबी बहसें हो रही होती हैं, बड़े लोग गलत इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं करना और ये तो ज़रूर कर लेना, इस तरह करके ना। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, गलत वो फैली हुई है। जैसे आप अभी पहले भी कह रहे थे ना कि लोगों को पता ही नहीं होता, तो इसमें यहाँ पे आपका मीडिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी रीच बहुत दूर तक है। जो गांव में बैठी हुई औरत है वो भी टीवी देख रही होती है। मुझे याद है कि जो तशन्नुज होती है ना, जो झटके की बीमारी होती है, न्यूबॉर्न बच्चों में होती थी, पहले पाकिस्तान में बहुत होती थी। उसके बाद में वो तशन्नुज से बचाव के 2 टीके आए, जिसको टीवी पे हर तरफ बड़ा एडवर्टाइज किया गया। तो अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कहीं नहीं दिखाया हुआ होता, लेकिन वो तशन्नुज से बचाव के वो 2 टीके लगवा के आई हुई होती हैं। तो वो दैट इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट, इट इज़ एन अचीवमेंट। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आप लोग भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो उनकी रीच है, उसके ऊपर फिर हमारे पास सवाल भी आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं। मेरा जैसे फेसबुक पेज है डॉक्टर रुबीना ताहिर के नाम से ही ना, तो वो उसके ऊपर मेरे पास पेशेंट्स अक्सर अपनी क्वेश्चंस क्वेरीज पोस्ट करते रहते हैं, व्हेन एवर कन्वीनियंट, तो मैं उनको रिप्लाई करती रहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग अपने तौर पर हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कहते हैं कि आज से हम अगर कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो वो चीज़ें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं थी, खाने में हमारा वो हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब चूँकि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ख़वातीन, जिस तरीके से मैं बात करी थी, जिनको PCOS के मसाइल हैं, जिनके साथ ये प्री मैच्योर मेनोपॉज का इशू है, और कुछ ख़वातीन, कुछ लड़कियाँ, अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि एक लड़की है वो उसको कभी पीरियड्स हुए ही नहीं है, एंड शी इज़ आई थिंक इन हर लेट 20s, और उसको अभी तक पीरियड्स नहीं हुए, और वो कहती है कि मतलब वो हर किसी के पास चली गई है। अब सबसे पहला मसला तो ये होता है कि क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, अब PCOS का मसला हो या इस तरह का मेनोपॉज का मसला हो, तो कौन से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए जो आपको बताएगा कि ये इसके लिए यही डॉक्टर है? और अगर इस तरह की हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुकम्मल तौर पर अवॉइड करनी चाहिए कि ये चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं? देखो, आपको बेसिकली फास्ट फूड जो है, जो ओवर प्रोसेस्ड फूड है, जो वज़न जिनके साथ बहुत बढ़ रहा है, अगर आप अपना वज़न काबू में रखो ना, तो PCO के ज़्यादातर केसेस आप काबू में, ज़्यादातर सिम्टम्स काबू में रख सकते हो। बहुत सारे लोगों को PCO होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्हें है, उनकी प्रेगनेंसीज भी हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। लेकिन
पीसीओ के साथ वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ने के साथ पीसीओ और वर्सन होता है। तो एक नहीं शैतानी चरखा, एक चीज़ दूसरे को बढ़ा रही है, दूसरी पहले को बढ़ा रही है। तो इस तरह से करके वो स्टॉप ही नहीं होता, वज़न भी बढ़ता चला जाता है, पीसीओ की सिवियरिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो वज़न को कंट्रोल रखना चाहिए पहली चीज़। दूसरे लाइफस्टाइल में हम हमेशा कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, मॉडरेशन इन एवरीथिंग, एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल आप अपने आप को स्टाफ कर लो और ये भी नहीं कि आप अंधाधुंध खाते चले जाओ। तो पोर्शन कंट्रोल, साइज, पोर्शन का साइज कंट्रोल कर लो, उससे बड़ी हेल्प मिलती है वज़न कम करने में ना। वो जो आप पूरा फाका करते हो उससे यूजुअली ये होता है 1-2 दिन बाद आप इतने फेडअप हो जाते हो कि उसके डबल खा लेते हैं। हाँ, उसके बाद डबल खा लेते हो। लेकिन अब जिस तरीके से आप बात करिए ना कि ये एक वो है साइकिल है पूरा कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपका वज़न बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप अपनी डाइट कंट्रोल करोगे तो वो वज़न आपका कम भी नहीं होता। अगर आपको पीसीओएस का मसला है, ये तो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको पीसीओएस का इशू है तो आपका वज़न कम नहीं होता। आप देखो, कुछ उसके भी लिए कर लो और भी हेल्प की जा सकती है ना। मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, दवाइयाँ हैं, ठीक है। 1-2 जो हैं वो तो ऐसी हैं कि जो आपकी गट में एब्जॉर्ब भी नहीं होती, गट से ही ना वो आपकी फैट का एक्सक्रीशन, मतलब फैट खारिज कर देती हैं। आपने जो खाया है ना, आपकी डाइट का तकरीबन 1/3 फैट जो है वो खारिज हो जाता है। तो वो उसके साथ वजन कम, मतलब बहुत कुछ है। मैं यही तो कह रही हूँ। देखो अभी आपने मुझसे पूछा था ना किसके पास जाएं, किसके पास जाने में क्या, आप किसी भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले जाएं, यूजुअली वो ये बेसिक चीज़ें आपको बता देंगे। जैसे आप देखिए गायनोकोलॉजिस्ट है ना, बहुत सारी खवातीन के दिमागों में ये है कि अगर खातून प्रेग्नेंट है या उनको अपनी प्रेगनेंसी की मालूमात करनी है तो वो गायनी के पास जाएंगी। अब पीसीओएस का अगर इशू है या मेनोपॉज का इशू, तो वो बैठी रहेंगी, अच्छा नहीं अगर हम गायनी के पास जाएंगे और अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो कहेंगे यार इसके साथ क्या मसला है। हमारे ये वाले मसाइल है ना। आप जैसे फॉर सपोज ये वाले जब हम बात करें, पीसीओएस का मसला हो गया, मेनोपॉज का मसला हो गया, इसके लिए आपने किसके कौन से डॉक्टर, गायनी के पास ही जाना है? गायनी के पास चले जाएं, नहीं जाना चाह रहे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस बड़े कॉमन है, आप नहीं जाके क्या वेटिंग में बैठे हुए हो कोई देख ले, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो मैंने आजकल बहुत बुनियादी मसला देखा है, हर सोशल मीडिया पर आप देख लें, हर दूसरी खातून ये कहती है कि जब भी बेचारी अपना कोई मसला लेकर जाती है, अब जैसे कोई खातून है, अब उसको नहीं पता था लेकिन उसने कुछ देख लिया सोशल मीडिया से या उसने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम देख लिया, उसको आइडिया हो गया, वो कहती है अच्छा चलो अब मैं जाती हूँ, मेरे साथ तो ये मसला है। तो जो डॉक्टर्स का रवैया होता है ना, वो बहुत अजीबोगरीब होता है। इसकी वजह क्या है? वो तो देखो इंडिविजुअल्स हैं, हर जगह बदमिजाज लोग भी होते हैं, खुश मिजाज लोग भी होते हैं। अब तुम्हें याद आ गया आने का। इस तरह मसाइल लिटरली और बहुत रूड गलत है। ऐसे कमेंट्स के आप एक्सपेक्ट नहीं कर, ऐसी बातें कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यार इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर हैं, ये मुझसे कैसे बात करी, लेकिन वो कर रही होती हैं। सोफिस्टिकेटेड नहीं होती जो कर रही होती है। नहीं तो उससे देखिए ना, वो जो मरीजा हैं वो बताएं, वो डिस्करेज हो जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है भाई, मतलब हमने कोई गलत कर लिया, अब हमने जाना ही नहीं, अब हम देसी नुस्खों पर आ जाते हैं। और ये जो लोग देसी नुस्खों पर जा रहे होते हैं, इससे इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं? डॉक्टर के पास ही जाएं। देखो जहाँ पे आप जैसे भी कह रहे हैं ना, नहीं कंट्रोल हो रहा वज़न, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा, मतलब ट्राई आप कर लो देसी नुस्खे, सौंफ पुदीना खाने में कोई हर्ज नहीं है ना, लेकिन बहुत अरसे तक नहीं। थोड़े दिन आप ट्राई करके देख लो, लेकिन उसके बाद में फिर, क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट्स भी जो आते हैं ना, वो दवा लेने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं बस जी मुझे कोई चुटकी बता दें, कोई सफूफ बता दें कि जो मैं ले लूँ। मेरे पास तो है इनफर्टिलिटी ज़ाहिर है, प्रेगनेंसी के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं दवा नहीं लूँगी, मुझे आप कोई वो चुटकी दे देंगे। मैं कहा चुटकी तो मेरे पास नहीं है, नहीं मैं उस पर बिलीव करती हूँ। इतनी तालीम हासिल करके चुटकी दूंगी, हाँ चुटकी तो नहीं दे सकती ना, चुटकी के लिए कहीं और जाए। लेकिन अब जैसे हम देखें इनफर्टिलिटी के जब केसेस होते हैं, और कहा यह जाता है कि आप तो बेहतर बताएंगी कि इनफर्टिलिटी की बहुत की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में। इज़ इट ट्रू? दैट्स ट्रू। देखो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। आगे लेट एज में प्रेगनेंसी के लिए लोग बहुत जा रहे हैं, लाइक 30s क्रॉस करके। करियर ओरिएंटेड जो वुमेन है ना, तो वो बहुत अरसे तक नहीं करती हैं और फिर लेट एज में प्रेगनेंसी के लिए जाती हैं। उसके प्रॉब्लम्स हैं। मेल प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, मेल्स में जो है ना बहुत सारे इश्यूज जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब लाइफस्टाइल है, एक्सपोजर है, रेडिएशंस को, ये मोबाइल की रेज हैं, क्या है आई डोंट नो। मेल में हमारे पास जिनमें नहीं स्पर्म्स में प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले इतने नहीं आते थे, हमने पहले इतने नहीं देखे थे, वो बहुत आ रहे हैं। तो इसका ताल्लुक है पीसीओएस से? जैसे आप कह रही थी ना कि खवातीन को नहीं पता चलता, उनको पीसीओएस भी हो रहा होता है, वो मतलब बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं, कुछ नॉर्मल हो रहा होता है तो ठीक है। जिसमें प्रॉब्लम हो रहा होता है वो यूजुअली इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर के पास आ ही जाते हैं।
ठीक है ना। क्योंकि ये तो हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि अगर शादी के 2 हफ्ते बाद अगर आपने कोई अच्छी खुशखबरी नहीं सुनाई है तो फिर वो कहते हैं चलो डॉक्टर के पास, चाहे सास जितनी भी आपकी पढ़ी लिखी हो ना हो। अच्छा, ये जो वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया जाता है बेसिकली, तो इसमें क्या अवेयरनेस दी जाती है या आप लोगों की मतलब जो भी कोशिश होती है कि देही इलाकों तक जाए, या क्या अवेयरनेस है जो आप लोग देना चाहते हैं? ये होता है डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो अपने प्रोग्राम्स अरेंज करती हैं, डॉक्टर्स के अंदर भी अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों के अंदर भी डिफरेंट वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। वो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह से सेलिब्रेट करते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ की वो सोसाइटी कितनी एक्टिव है। लेकिन मेन पर्पस पहला जो है वो अवेयरनेस है, आगे फिर रिसर्च है। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रही थी दोबारा से बता दीजिएगा, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो ऑनलाइन इसकी कंसल्टेंट भी मौजूद हैं जो आपको कंसल्ट करते हैं, जो आपको बताते हैं। साथ ही साथ अगर आप नहीं जाना चाहते ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन नहीं तो अगर आप जाना भी चाहते हैं तो कहाँ किस तरीके से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है आपको? मेरे पास ना एक व्हाट्सएप मेरा वो है जिसके ऊपर पेशेंट्स मुझे मैसेज करते रहते हैं और मैं उनको रिप्लाई करती रहती हूँ। मैंने वो नंबर दिया हुआ है, आप अगर रन कर दें पेशेंट्स मुझे उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। फ़ौरन नहीं मिलेगा, नाराज़ ना हो अगर फ़ौरन नहीं मिले, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेरे पास टाइम होता है तो उसके बाद 2-4 दिन में, हफ्ता भर में, तो मैं यूजुअली बेसिक गाइडेंस, पूरा इलाज ऑनलाइन नहीं, उस पर नहीं किया जाता मैसेज पर ना, लेकिन ये कि उनको मैं जवाब दे करके एटलीस्ट इनिशियल गाइडेंस दे देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हम मेनोपॉज के हवाले से बात कर रहे थे, और उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना ख़वातीन को करना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि जब भी आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ कोई भी किसी भी किस्म का चेंज हो तो बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके बारे में आप रिसर्च कर लें, उसके बारे में आप किसी से कंसल्ट कर लें, क्योंकि आप घर बैठे किसी भी चीज़ का इलाज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी चीज़ का इलाज नहीं करेंगे तो आगे चल के लिए आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेगी जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और एक चीज़ जिसकी हमें कमी देखने को मिलती है हमारे मुआशरे में, वो है इंसानियत का एहतराम। लेकिन इस्लाम में एहतराम इंसानियत और मिसाली इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम में एहतराम इंसानियत का दीन है। ये अमन सलामती का आलम बरदार और पूरी मखलूक को अल्लाह का कुंबा करार देता है, यानी बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल बनी नूए आदम के हर फ़र्द से हुस्न सलूक और उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत का दर्स देता है। आला इंसानी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत का एहतराम इसका बुनियादी मंशूर है। इस्लाम में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, लेकिन आज के माशरे की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, जिस तरीके से हम इंसानों को ट्रीट कर रहे होते हैं, उनके आप कह लें कि उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए, उनकी इनकम को देखते हुए, उनकी क्लास को देखते हुए हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशन को देख के हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। और वो लोग जो कि हम कह लें हमारे लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका है हमारा, हम उनको इंसान समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि ये कोई 3rd डिग्री मखलूक है और हम उनको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे ग़ुलाम हैं, हम आते जाते उनको हकारत की नज़र से भी देखते हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर हमें मौका मिलता है, कोई ऐसा शख्स हमें मिलता है या ऐसा बच्ची हमें मिलती है जो हमें लगता है कि उस तरीके से कमज़ोर है हमसे, तो हम वहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं, और हमने अपने मुआशरे में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखी भी हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती खलीलुर रहमान जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही साथ सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। दोनों को कहते हैं खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सरवत साहिबा, मुझे बताइएगा कि हम अगर इस्लाम की बात करते हैं, जिस तरीके से इस्लाम ने इंसानियत का दर्स दिया है शुरू दिन से, उस तरीके से हमारे मुआशरे में इंसानियत है नहीं। वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इसलिए कि आपने जुम्मतुल मुबारक के मुबारक दिन पर हम सबको बुलाया और एक अहम मौजू पर बात करने की हमको मौका फ़राहम किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये दीन इस्लाम जो कि परवरदिगार आलम की जानिब से भेजा गया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हम सब के ख़ातिमुन नबीन व मुरसलीन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये वो मज़हब इस्लाम है जो कि हमारे पास एक
ऐसी चीज़ के तौर पर मौजूद है कि जो हमारे दिल और रूह में उतर जाने का नाम है। और हम देखते हैं कि मक्के की सरजमीन पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब बर्पा किया। यानी वो ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब ये था कि जो एक 360 बुतों की पूजा किया करते थे, उनको एक अनदेखे खुदा के तौहीद के परचम तले ले आए। और वो जो कि खाने पीने के आदी थे, उनको रोज़े का खुगर बना दिया। वो जो कि मैदान जंग में बहुत कुछ लूट मार किया करते थे, उनको मैदान जंग का मुजाहिद बना दिया, मुजाहिद बनाकर माल गनीमत का आदी बना दिया। तो यकीनन हम सब के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र और काबिल फ़िक्र हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें आला तालीमात मिलती हैं, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। तो अगर वो रहमतुल मुस्लिमीन होते तो ये इस इंसानियत का दायरा कार सिर्फ आलम इस्लाम तक फैला होता, मगर रहमतुल आलमीन यानी आलमीन के वास्ते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए। लिहाजा हमको जो इस्लाम के आला उसूल हैं, जो आफाकी उसूल हैं, हमें उनके दायरे कार को आलमीन तक फैला देना चाहिए। अब हमारे पड़ोस में कोई हिंदू भी रह सकता है, कोई ईसाई भी रह सकता है, कोई यहूदी भी रह सकता है, मगर हमको मालूम है कि परवरदिगार आलम जब हवा चला रहा है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, चांद की दमक सबके लिए, फूलों की महक सबके लिए है, तो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह रब्बुल आलमीन की जानिब से तमाम तर नेमतें मौजूद हैं, तो हमको भी उन नेमतों को उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। और आपका जो सवाल था कि आज हमको अपने इर्द गिर्द इंसानियत नज़र नहीं आती, तो पहली बात तो ये कि हम एक इस्लामी माशरे में रहते ही नहीं हैं। नाम ज़रूर है इस्लामी माशरा, लेकिन इसके बावजूद इसमें इस्लामी जुज़ियात नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये वाली सूरत हाल पेश आती है, ये वाली मुश्किलात पेश आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अप्लाई कर लें अपनी ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द, तो यकीनन हमारी तमाम तर मुश्किलात का हल भी है। और हम फिर एक ऐसा मुआशरा भी हमें अपने इर्द गिर्द मिल सकता है, क्योंकि मुआशरा जो है वो फ़र्द से बनता है, और हर फ़र्द अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, और चूँकि हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामिक मुआशरा है हमारा, लेकिन उस तरीके से इस्लामिक तालीमात पर अमल नहीं हो रहा होता। मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खलीलुर रहमान साहब, ये जो हमें इंसानियत की कमी अपने मुआशरे में नज़र आती है, जैसे मैं सरबत अस्करी साहिबा से भी पूछी थी, आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकिन सबसे पहले दीन इस्लाम जो है मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात का नाम है, और दीन जो है, दीन इस्लाम ने हमें तमाम तर चीज़ें सिखाई हैं। देखें, ये वही दीन है कि जिसने हमें ये सिखाया कि किसी की ज़बान से, किसी की हाथ से दूसरा जो है वो महफूज रहे। अब देखें, मसला यही है कि जब तक के ज़बान से और हाथ से जब सामने वाला महफूज रहेगा, तो इंसानियत ख़ुद ब खुद कायम हो जाएगी। और जब ज़बान से, हाथ से जब हम सबको तकलीफ़ें देते रहेंगे, तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। अब इंसानियत बमाना जब लिया जाता है, तो इसमें फिर आलम मज़ाहिब को तसव्वुर किया जाता है, फिर इसमें किसी मज़हब को इम्तियाज़ नहीं किया जाता। इंसानियत जो है वो तमाम लोगों के लिए है। और रही बात कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें मुबारक हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक के तमाम मकासिद का मकसद ही यही है कि हर बंदा किसी बंदे से तकलीफ़ में ना रहे। और तकलीफ़ देखें, हर चीज़ की तकलीफ़, कोई मारना ज़बान से, किसी भी हरकत व सकनात से, इंसान का मकसद ही यही है कि ये अशरफुल मखलूक़ात होने के साथ साथ इस तरह है कि दीन पर वो अमल ख़ुद भी करे और दूसरों से भी कराए। और जब तक देखें आप बुराई से ख़ुद नहीं बचेंगे, तो आप दूसरे को कैसे बचा सकते हैं। और बुनियादी बात यही है कि कोई भी चीज़, जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे पास मौजूद है, हम इससे रहनुमाई ले सकते हैं, हम इसे पढ़ें। इसमें आयत मुबारक मौजूद हैं, शान नुज़ूल मौजूद हैं, अहादीस मुबारक मौजूद हैं, जिसका बुनियादी मकसद ही यही है कि देखें
दीन इस्लाम ये है और हम क्या कर रहे हैं वो दीन इस्लाम नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर हम इस्लामी माशरे की बात करें तो कहते हैं कि अपनी ज़बान से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ। यहाँ पर तो हम सब कुछ ही जो है वो साइड पर रख कर हमारे इतने बदतमीज़ हम हो जाते हैं। और दूसरी जिस तरीके से सरवत अस्करी साहिबा भी बात करी थी कि अगर कोई हम गैर मुस्लिम है, हम तो उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे ये तो है ही नहीं, इनको तो पता ही कुछ नहीं, जन्नत में तो हमने जाना है, हम ही जाएंगे जन्नत में, ये तो सारे जहन्नुमी हैं। इस तरीके की जो सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है और हमें लगता है कि हम ही बालातर हैं। लेकिन ये कैसे इसका हल मुमकिन है? इसमें देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम गैर मुस्लिम की तो खैर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मुस्लिमी की बात कर लें। हम ही आपस में लड़ रहे हैं, हम ही आपस में इख्तिलाफात कर रहे हैं, हम ही एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमें जब इससे फुर्सत मिलेगी तो फिर हम उस तरफ आएंगे ना। मसला यहाँ यही है कि जब बुनियादी तौर पर एक घर होता है उसमें रहने के भी कुछ हुकूक होते हैं ना, जैसे एक शहर होता है, मुल्क होता है, तो उसके अंदर अब एक दो माँ बाप का एक घर है, उसमें सारे बच्चे रह रहे हैं। अब हर किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं ना, इज्तिमाई तौर पर रहते हैं तो ऊंच नीच होती है, इख्तिलाफात भी होते हैं, फलाना भी होते हैं, लेकिन ये जो हसद और नफ़रत और दुश्मनी है ना, इसका इलाज नहीं है। अब ये चाहे मुस्लिम से करें चाहे गैर मुस्लिम से करें, तो जब आपको किसी चीज़ से हसद हो जाए ना, किसी भी चीज़ से दुश्मनी हो जाए, तो फिर आप तमाम तर चीज़ों को पसे मंज़र डाल देते हैं, फिर आप अपने बदले हर तरीके से मुमकिन लेने की कोशिशें कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो। और जब सामने वाले का कोई वीक पॉइंट या कमज़ोरी आपको मिल जाए तो फिर आपने उसको छोड़ना नहीं है, ऐसा ज़बरदस्त तरीके से टारगेट करना है कि सारी कसर निकाल देनी है। तो देखें, यही दीन हमें सिखा रहा है। दीन इस्लाम की बुनियादी मकासद यही है कि जब आपने कलमा पढ़ा है, इसका मतलब है आप कुफर से पाक हो गए हैं, अब आप दीन में दाखिल हो गए। अब कुरान करीम फरमाता है कि दीन में दाखिल तो हो गए, लेकिन पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं आप। जब हम पूरे इस्लाम में दाखिल होएंगे तो फिर ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से जो है बुनियादी तौर पे इंसानियत को हम अक्सर व बेशतर कहते हैं कि देखें, इंसानियत की खिदमत करना एक आला अफजल इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये भी देखें कि अगर वही इंसानियत के ख़िलाफ़ दूसरी इंसानियत के ख़िलाफ़ वर्जी कोई करे, मिसाल के तौर पर अभी जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, इसराइल वो भी तो इंसान ही है ना, जानवर तो नहीं है ना। यहाँ मसला क्या है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का है, वो नाजायज़ जुल्म हो रहा है, आलमी बरादरी में तमाम तर चीज़ें देखी जा रही हैं, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जा रही हैं। देखिए, यही हमारा दीन इस्लाम सिखा रहा है, आप बिला वजह किसी को ना कत्ल करें, ना तकलीफ़ पहुँचाएँ, ना जानबूझ के किसी को अजियत और पहुँचाएं। हम तो, हमारी तो परेशानी का ये आलम है कि हमारी कोशिश होती है कि अगर हम परेशान हैं तो हम पूरी दुनिया को परेशान करते हैं। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से माशरे को बेहतर बनाया जा सकता है, बिला इम्तियाज़ इंसानियत पर के हवाले से बात करें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हम बात करें किस तरीके से जो इस्लाम में एहतराम इंसानियत और मिसाली इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है, किस तरीके से मुमकिन है। सरवत अस्करी साहिबा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहा ही जाता है कि अगर किसी की कोई बुराई पता चल जाए, जैसे मुफ्ती साहब बात करें कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें अगले बंदे की वीकनेस पता चले, तो लोगों को तो ये कहा गया है कि उस पर पर्दा डालो। हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ भी नहीं, हम वीकनेस तलाश करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया में इसको एक्सपोज कर दें। ये कौन से माशरे का हिस्सा हैं हम? अच्छा, पहली बात तो ये कि हम इस्लाम पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात को रिपीट करती चलूँगी, हमारा इर्द गिर्द इस्लामी माशरा नहीं है। और इस्लामी माशरा जब नहीं है तो हमें ये बेहयाई नज़र आती है, फहाशी नज़र आती है, और उसके अलावा हमें वो सारी मुश्किलात और परेशानी नज़र आती हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अगर हम कोई सबक हासिल कर सके तो बहसियत उम्मत मुस्लिमा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान मजीद की गवाही है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उस्वा हसना को तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए लायक तक़लीद करार दिया गया है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में मौजूद थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बहुत सारे अफराद मौजूद रहे होंगे, और उनमें यहूदी
यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, लादहरिये भी थे, लामज़हब भी थे और मुसलमान भी थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म में जो कोई भी आ जाया करता था वो ऐसा महसूस हुआ करता था कि जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़माने कदीम से जानता है। और जब मक्के में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, 40 बरस की उम्र में ऐलान रिसालत किया है, तो 40 बरस तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक और किरदार से अपना लोहा मनवा रहे थे। यही वजह है कि जब आपने फरमाया कोहे अबू कबीस पे खड़े होकर के मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक अजीम लश्कर आने वाला है जो कि अनकरीब तुम पर हमला कर देगा, तो वो कुफ़ार थे, वो मुश्रिकीन थे, मगर वो कहते हैं कि मोहम्मद बेशक हम आपके ऊपर यकीन कर लेंगे, इसलिए कि हमने आपसे ज़्यादा किसी को सादिक और अमीन पाया ही नहीं है। तो किरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस औजे कमाल पर नज़र आता है कि जो रास्ते में कूड़ा फेंका करती थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी घर उसकी अयादत के वास्ते गए। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द एक देखिए नेकियों की दुनिया को आबाद करने के लिए एक एक नेकी को सरंजाम दें, छोटी नेकी हो या बड़ी नेकी हो, आप उस नेकी को सरंजाम दें, आपके इर्द गिर्द नेकियों की दुनिया आबाद होती चली जाएगी। अच्छा जी, अब जी देखें, मसला सबसे पहले तो यही है कि जब तक के देखें दीन इस्लाम ने हमें वो सिखाया है कि जो दीगर मज़ाहिब ने भी दीन इस्लाम से लिया है। देखें जो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, बल्कि दीगर मज़ाहिब में वो कानून बने हुए हैं। ऐसा ही आप यूके यूरोप जाएँ तो लॉ उमर मिलता है आपको, तो उसमें क्या बुनियादी तौर पे क्या है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अब वो इंसानी हुकूक में भले आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो उसकी खैर नहीं होनी चाहिए। तो मकसद यहाँ यही बयान किया जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है, आपके असहाबा कराम का ज़िक्र आता है, तो हमारा बुनियादी मकसद ही यही है कि यही है असल दीन। हमें दीन तो यहीं से मिला है और यहीं से सीखा है। और रही बात अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पर, और जैसा कि लोग अक्सर व बेशतर ये भी कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम पे जो एक औरत थी कूड़ा फेंका करती थी, तो ये हदीस नहीं है, एक मन घड़त बात है बहरहाल। लेकिन मसला यही है यहाँ कि जब हम दीन को समझेंगे नहीं ना जब तक, तो अमल हम उस पर कैसे करेंगे। और रही बात जो गली कूचों की होती है, देखें दीन हर जगह फॉलो होगा, सिर्फ यही बात नहीं है कि मस्जिद तक रहे, मदरसे तक रहे, इमाम बारगाह तक रहे, या जो है किसी भी मामलात तक रहे। दीन जो है गली कूचों में होने के साथ साथ हमारे इस स्टूडियो में भी दीन पर फॉलो होना चाहिए। जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसी हरकत भी ना करे कि किसी को किसी से तकलीफ हो। भाई देखें ना, मसला यही है कि दीन ने हमें यही सिखाया है। अब देखें ज़ाहिरी तौर पे तो हमें ये समझ में आ रहा है, अब दिल में क्या है वो तो भाई अल्लाह जाने और बंदा जाने कि आपको फलाने से क्या बुग़्ज़ है, क्या दुश्मनी है, क्या आपको गुरूर है, क्या तकब्बुर है। इसका इलाज तो किसी के पास नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कर देखें, इख्तिलाफात का तो मसलों का हल निकाला जा सकता है, लेकिन जब आपको किसी से दुश्मनी हो जाए, हसद हो जाए, तकब्बुर हो जाए, तो उसका इलाज नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, लेकिन आजकल हम मुफ्ती साहब देखें जिस तरीके से हमारा माशरा हो गया है, आजकल लोग कहते हैं कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि कोई इंसान है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि हमने तो इस्लाम का क्राइटेरिया यही सेट किया हुआ है कि वही अच्छा मुसलमान है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है। बाकी वो दुनियादारी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे किसी को कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन लोग आजकल उस तरीके से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, ना किसी मौलाना पर, ना किसी मुफ्ती पर, ना कोई शख्स जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स उनके साथ हुए हैं कि वो कहते हैं कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जवाब मैं देना चाहती हूँ इसलिए कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि फ़लाँ आलिम दीन ने चोरी की, तो उन्होंने इरशाद फरमाया, कहा कि वो आलिम दीन नहीं था, वो एक चोर था। ये उसने एक आलिमों वाला लिबास पहन लिया था, उसने अगर दाढ़ी रख ली थी तो अपना बहरूप बनाकर आप माशरे को तब्दील नहीं कर सकते हैं। आपको अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, अपने घर के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। और जब आपका यूनिट जो कि एक घर है वो बेहतरीन हो जाएगा तो फिर पूरा माशरा सफरता चला जाएगा। देखें, इसमें बुनियादी तौर पे मकसद यही है, जिस तरीके से हम दीन की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, या किसी भी किस्म की इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ही यही है कि हम किसी को नाजायज़ तकलीफ़, देखें किसी भी गैर मुस्लिम को तो जानबूझ के कत्ल करना भी जायज़ नहीं है। जब कोई तकलीफ़ हो, कोई जंग हो, क़िताल हो, जब हो,
अब इसी तरीके से जो है आपने ये कहा कि भाई किसी पे आजकल किसी को भरोसा नहीं है, तो देखिए मसला ये है कि अगर कोई चोरी करता है या कोई डाका डालता है या कोई किसी को माज़अल्लाह कत्ल करता है या तकलीफ, वो उसका अपना ज़ाती फ़ेल है। देखें जब किसी का कोई ज़ाती फ़ेल हो तो हम सिर्फ उसी को कहें, लेकिन हमारे माशरे में एक अलमिया बन गया है कि हम झूठते ही बोलते हैं यार दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो, तो भाई आपकी दाढ़ी नहीं है, आप भी तो गलत हैं, ये भी तो दीन में है। फिर रही बात कि यार आप नमाजी हो के झूठ बोल रहे हो, तो भाई तुम बेनमाजी हो, ये भी तो गलत है। तो सिर्फ मसाजिद और मदारिस तक दीन का हद नाम नहीं है। मैंने पहले अभी अर्ज़ कर चुका हूँ और दोबारा ये कर रहा हूँ, दीन का मकसद तो ये कि वो जंगल में भी फॉलो होगा। जब नमाज का वक्त होगा, आपको मालूम नहीं है क़िबला किस तरफ है, तो दीन तो वहाँ भी फॉलो होगा कि आप तहर्री करें, जहाँ आपका दिल मुतमईन हो जाए वहीं क़िबला रू हो के आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो देखिए मसला यहाँ ये है कि दीन हमें हर जगह फॉलो करना भी है और हमें उसके लिए रहनुमाई के लिए सब चीज़ें शामिल हैं। और अब तो डिजिटल सिस्टम है, अब तो किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, आपको कोई सवाल हो फौरी तौर पे आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो ये है असल दीन। जब तक कि आप खुद अमल नहीं करेंगे, मसला यहाँ ये कि हम खुद तो अमल करना चाहते ही नहीं है सिरे से और हम दूसरे को अमल करवाना चाहते हैं, तो भाई ये कैसे होगा? सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, फिर दुनिया भर के लोगों की इस्लाह की कोशिश करें, कोशिश करें। मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, कंफर्म तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला जब वही नाजिल होती थी तो आप अलैहिस्सलाम को ये सिर्फ हुक्म होता था कि आप ये फरमा दीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून, फरमा दीजिए आप इन काफिरों से, कुल हुवल्लाहु अहद, कि आप फरमा दीजिए। तो आपका काम था सिर्फ आगे उसको फॉरवर्ड करना है। अब कोई अमल करे या ना करे, किसी को ईमान मिले या ना मिले, ये अल्लाह का मामला है। तो यहाँ हम मैसेंजर नहीं, यहाँ तो माज़अल्लाह हम दीन को लागू करने के लिए बैठ जाते हैं, जी बस जो मैं फैसला कर रहा हूँ बस वही दीन है। तो ये तो कोई दीन का हिस्सा नहीं है, तो कोई कानून का भी हिस्सा नहीं है। ऐसा ही यार, हमें जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को पर बात कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि जो चीज़ हमें पता है या जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही सही है और हमने अगले बंदे पर इम्पोज करनी होती है वो चीज़, और अगर वो बंदा नहीं करता तो हमें लगता है कि भाई ये बंदा जो है ना ये तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। तो आपको जो कहते हैं ना हम कि एहतराम इंसानियत बड़ी ज़रूरी है, और इंसानियत का मतलब ये है कि पूरी इंसानियत, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो भी है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, आपके इर्द गिर्द कोई भी है, हर इंसान के हुकूक हैं, इंसानों के हुकूक होते हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। हमारे साथ मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मौजूद थे, हमारे साथ सरवत अस्करी साहिबा मौजूद थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग बात भी कर रहे होते हैं अक्सर कि अपने इर्द गिर्द चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, आपने उनका एहतराम जो है वो लाजिम करना है, और यही हमें हमारा इस्लाम भी सिखाता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, सिटी 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।